हेलो जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग रीडिंग देखने के बाद, रेमेडीज़ को करने के बाद सिचुएशन जो है वो आपके कंट्रोल में आ जाएगी। बीट द मटेरियल वेल्थ बिकॉज़ इट कम्स फ्रॉम प्लैनेट राहु। मैनिफेस्टेशन जो है वो राहु की ऊर्जाओं से आता है। राहु 2025 में मीन से कुंभ में ट्रांजिट करने वाले हैं और केतु जिनसे लिबरेशन आता है। समस्याओं से आप मुक्त हो पाते हो जब आप केतु की एनर्जीज़ का अपने जीवन में सही तरह से यूज़ करें, प्रयोग करें। और उनका भी ट्रांजिट जो है वो वर्गो से लियो की तरफ होने वाला है। ये दोनों जो ट्रांजिट होंगे ये एक एक्सेस की तरह व्यवहार करेंगे, जिसमें आपको किसी टाइम पे राहु के साथ होना होगा और किसी टाइम पे केतु के साथ होना होगा। क्योंकि राहु जिस राशि में ट्रांजिट करने वाले हैं वो शनि की प्राइम राशि है, मूल त्रिकोण है शनि का। और केतु जिस राशि को ट्रांजिट करने वाले हैं वो सूर्य की राशि है। शनि और सूर्य दोनों का संबंध आप जानते हैं। तो हमें एक प्लैनेट के साथ कनेक्शन सेटअप करना है, एक प्लैनेट के अनुसार ही लाइफ को शेप देनी है और मैनिफेस्टेशन करना है। जो पर्सन उस प्लैनेट के अनुकूल चलेगा वो पर्सन मैक्सिमम इस ट्रांजिट से गेन कर सकता है। और अगर आप एक ऐसे प्लैनेट के साथ चलते हैं जिसकी कॉल आपकी राइजिंग, आपकी लगन के साथ सेटअप नहीं हो पा रही है, तो डेफिनेटली हम इससे मैक्सिमम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो कैसे समझा जाए राहु एंड केतु के ट्रांजिट को? वेल, आपने राहु और केतु के बारे में सुना होगा कि ये चंद्रमा के नोड्स हैं। चंद्रमा के प्लस नोड है, माइनस नोड है, चंद्रमा का नॉर्थ नोड, चंद्रमा के साउथ नोड। ये सूर्य के नोड क्यों नहीं है? ये बुध के नोड क्यों नहीं है? गुरु से इनका कोई कनेक्शन क्यों सेटअप नहीं किया जाता है? प्लैनेट राहु इज ऑल अबाउट अटैचमेंट, प्लैनेट केतु इज ऑल अबाउट डिटैचमेंट। एंड अटैच और डिटैच कौन होता है? मन होता है। मने मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षो। मून इज द रियल कॉज ऑफ अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। चंद्रमा की राहु के साथ ज़्यादा आप कह सकते हैं वाइब्रेशंस मैच होती हैं, क्योंकि मन को पसंद होता है अटैचमेंट। और केतु के साथ जो अटैचमेंट है वो वाइब्रेशन सेटअप नहीं हो पाती है, बिकॉज केतु इज ऑल अबाउट डिटैचमेंट, लिबरेशन, लेट गो, किसी चीज़ को छोड़ देना। कोई चीज़ आपके हाथों से निकल जाए वहाँ केतु संतोष कर लेता है। केतु कहता है ठीक है भाई, ये अगर जा रही है तो इसे जाने दीजिए। 3 तरह के लिबरेशन होता है। फर्स्ट इज़ द इमोशनल लिबरेशन। 1 से 4 नंबर की राशियाँ जो होती हैं, या फर्स्ट से 4th हाउस जो होता है वो इमोशनल लिबरेशन का होता है। सेकंड इज़ द प्रैक्टिकल लिबरेशन, कि कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिकल हो जाते हैं, प्रैक्टिकलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ द प्रैक्टिकल लिबरेशन जो आता है 5 से 8 नंबर के हाउसेज में। एंड द थर्ड इज़ द आध्यात्मिक लिबरेशन, जिसमें संतोष आ जाता है। इसीलिए केतु को कहा जाता है कि केतु जो है 12th हाउस में सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा चार्ट के, क्योंकि 12th हाउस इज ऑल अबाउट आध्यात्मिक लिबरेशन और उसका भी बिल्कुल पिनाकल है, उसका भी टॉप है। और प्लैनेट राहु के बारे में है कि राहु चार्ट के जिस भी हाउस के अंदर जाता है वो वहीं बेटर परफॉर्म करना शुरू कर देता है। राहु को आप कनेक्ट नहीं कर सकते एक पर्टिकुलर हाउस से कि नहीं साहब इस हाउस का राहु सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा। बल कहा जाता है कि 3rd हाउस 4th हाउस का राहु जो है वो टॉप परफॉर्म करता है, बट एज इट इज़ आप वर्ड टू वर्ड नहीं ले सकते कि भाई नहीं 3rd हाउस या 4th हाउस का ही राहु अच्छा परफॉर्म करेगा। राहु जहाँ पे भी जाएंगे वो कहेंगे कि मैनिफेस्टेशन करना है, वो कहेंगे कि नहीं मटेरियल वेल्थ चाहिए, वो कहेंगे नहीं फैमिली को चलाना है तो मुझे पैसा जो है वो चाहिए। और केतु जहाँ पे भी जाएंगे वो डिटैचमेंट की कॉल को सेटअप कर देते हैं। अब आप ये जो सेशन है इसको अपनी लगन के अनुसार देखिएगा, राइजिंग साइन के अनुसार देखिएगा, तो आपको इससे मैक्सिमम मिल पाएगा। अगर प्लैनेट शनि आपके लिए राजयोगकारी प्लैनेट है, लेट्स से समवन जिसका जो राइजिंग साइन है, लगन है, वो तुला है या फिर वृषभ है, तो उनके लिए मेन प्लैनेट कौन से हो गए? शनि, राजयोगकारी प्लैनेट। अब राहु जो है वो शनि की ही राशि में जा रहे हैं और केतु जो है वो सूर्य की राशि में जा रहे हैं। तो इन पर्सन के लिए कॉल क्या होगी कि आपको राहु के अनुसार चलना है, आपको ज़्यादा उपाय करने हैं राहु के, आपको राहु की ट्यूनिंग को समझना है, नक्षत्र टू नक्षत्र राहु को समझना है, क्योंकि आपको एट द एंड पिक करना होगा ना। एक प्लैनेट को तो पिक करोगे आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि नहीं मैं हर प्लैनेट के अनुसार अपनी लाइफ को चलाऊंगा। चंद्रमा कुछ और कहेंगे, सूर्य कुछ और कहेंगे, जुपिटर कुछ और कहेंगे, और आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। एक ट्रांजिट इज मैक्स टू मैक्स आप कहेंगे शनि का ट्रांजिट 2 से 2.5 साल तक शनि का ट्रांजिट होता है। तो आपको एक सेट पिक्चर होनी चाहिए कि नहीं मुझे इस ट्रांजिट से इस एनर्जी को इस हाउस के अंदर प्राप्त करना है। और जब राहु के ट्रांजिट को आप कुंभ राशि में समझते हो या कहीं पे भी राहु का जो ट्रांजिट होता है किसी भी हाउस में, किसी भी राशि में, उस हाउस और उस राशि के अंदर वृषभ की एनर्जी हमेशा होती है। इस बात को नोट करके रखिएगा, क्योंकि चंद्रमा की जो उच्च राशि है वो वृषभ है। चंद्रमा राहु के साथ वेल क्लिक करता है, उनके बीच में युद्ध है, गृह युद्ध, वो 50 चीज़ें हैं, बट चंद्रमा राहु के साथ वेल क्लिक करता है। क्यों करता है? क्योंकि दोनों ही प्लैनेट अटैचमेंट को इंडिकेट करते हैं। तो जहाँ पे भी राहु का ट्रांजिट होगा वहाँ पे टॉरस की एनर्जीज प्रेजेंट होंगी। और चंद्रमा की जो नीच राशि है वो स्कॉर्पियो है। जहाँ पे भी केतु का ट्रांजिट होगा वहाँ स्कॉर्पियो की एनर्जीज प्रेजेंट होंगी। आपने सुना होगा केतु के बारे में कहा जाता है केतु इज़ अ मिस्टिकल प्लैनेट, मिस्ट्रीज़ का प्लैनेट है। इसको बहुत अच्छा लगता है गहरी रिसर्च करना। क्यों? क्योंकि स्कॉर्पियो की राशि जो है वो इंडिकेट करती है इन्हीं सब एलिमेंट्स को। केतु इनडायरेक्टली स्कॉर्पियो से कनेक्टेड है कॉज ऑफ प्लैनेट मून। ये दोनों प्लैनेट कुछ और नहीं है, ये दोनों प्लैनेट चंद्रमा की छाया हैं, चंद्रमा की शेडोज हैं। वन शेडो, वन टाइप इज द अटैचमेंट, सेकंड टाइप इज द डिटैचमेंट।
तो जहाँ पे भी केतु होगा वहाँ स्कॉर्पियो की इनहेरेंट एनर्जीज होंगी, और जहाँ पे भी राहु होगा वहाँ पे टॉरस की इनहेरेंट एनर्जीज होंगी। टॉरस की एनर्जीज आपको हेल्प करती हैं लाइफ को सस्टेन करने के लिए। भाई मुझे लाइफ में सस्टेनेंस चाहिए। जब मैं लाइफ में सस्टेनेंस कहता हूँ, मैरिज से होता क्या है, मैरिज से क्या होता है, द एंड गोल ऑफ मैरिज इज द गिविंग यू अ फैमिली, एक फैमिली जिसका आप ध्यान रख रहे हो। एंड द एंड गोल ऑफ केतु इज डिटैचमेंट, लिबरेट कर देना। केतु अगर बहुत ज़्यादा 7th हाउस को, यूएल को, दारा कारक को इन्फ्लुएंस करने लगता है तो हम क्या कहते हैं, भाई कार्मिक रिलेशन होगा, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगी, यू नॉट गॉट द फ्री विल। राहु इज गिविंग यू द फ्री विल, बिकॉज राहु इज अ प्लैनेट ऑफ मैनिफेस्टेशन। राहु भविष्य का प्लैनेट है, वो आपको फ्री विल देता है, और केतु आपको पास्ट की तरफ खींच लेता है। वो फ्री विल को जीवन में नहीं आने देता। जब फ्री विल नहीं आती है या कार्मिक चीज़ें होती हैं तो उसका इम्पैक्ट पता है क्या आता है, कि चीज़ें सर्कमस्टांसेस से आपकी लाइफ कंट्रोल हो जाती है, चीज़ें आपको कंट्रोल करती हैं, आप सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। दिस इज बेसिकली व्हाट हैपन्स व्हेन केतु टेक्स ओवर। केतु जब कंट्रोल करने लग जाता है तो क्या है, केतु एक मैलेफिक प्लैनेट है? वेल, केतु डेफिनेटली एक मैलेफिक प्लैनेट नहीं है। अगर आप केतु के रियल कॉल को समझ जाते हो तो उन क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा जिनका आंसर राहु के पास भी नहीं है। लेट्स से अ पर्सन एंटर्स इन द रूम, एक एस्ट्रोलॉजर सामने बैठा हुआ है। द पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड कि भाई उसका रिलेशन क्यों नहीं चला। द पर्सन इज इंटरेस्टेड इन नोइंग कि भाई ऐसा क्या था, क्यों उन सिचुएशंस ने मुझे कंट्रोल कर लिया। तो ये जब आंसर उसे मिल जाता है तो उसे एक संतोष मिल जाता है, नहीं तो वो कन्फ्यूज़न में घूमता रहता है। तो राहु आपको उन क्वेश्चंस के आंसर दे देता है जिनके आंसर्स केतु उनके आंसर दे देता है जिनके आंसर राहु के पास भी नहीं है। केतु का जिस भी हाउस के अंदर ट्रांजिट होगा वहाँ से आपकी लाइफ में एक तरह का अध्यात्म चैनलाइज होगा। जब आदमी की इच्छा होती है राहु जैसा बनने की, भाई मुझे मटेरियल चाहिए, वेल्थ चाहिए, मुझे हर तरह का मैनिफेस्टेशन करना है, बट एक लिमिट है, एट अ पॉइंट एक लिमिट है। लाइक एक पर्सन जो है कैटरीना कैफ को मैनिफेस्ट नहीं कर सकता है घर में बैठे बैठे, तो एक लिमिट है, और उस लिमिट का आंसर जो है वो केतु दे देते हैं कि भाई यहाँ पे कुछ लिमिट्स लगी हुई हैं। तो ये दोनों प्लैनेट एक एक्सेस बना के चलते हैं। जब भी आप इन दोनों को एक्सेस से पृथक कर दोगे, एक्सेस से हटा दोगे, तो इन दोनों प्लैनेटों की कॉल ही बिगड़ जाती है, फिर पर्सन की लाइफ बिगड़ जाती है। फिर पर्सन क्या होगा कि राहु मैनिफेस्टेशन कराना चाहिए था, एक रिलेशन था जो चलना चाहिए था बट नहीं चला, बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस, कार्मिक एनर्जीज, वो नहीं चला। अब वो पर्सन सोच रहा है चलना चाहिए था, चीज़ नहीं चली है, अब क्या होगा, डिप्रेशन आएगा, एंजाइटी आएगी, स्ट्रेस आएगी, पर्सन खाने पीने लगेगा, वो पिएगा, लॉस्ट हो जाएगा। आप अगर केतु की कॉल एक्सेप्ट कर लेते तो आपको पता लग जाता भाई ठीक है यहाँ मुझे संतोष रखना पड़ेगा। तो जब आप इन दोनों को बैलेंस कर लेते हो तो चीज़ें आपके कंट्रोल में हो जाती हैं। दैट इज़ समहाउ कॉल यू सी, समहाउ आप उसको कह सकते हो कि भाई इसने बुद्धत्व प्राप्त कर लिया, इसके अंदर वो एनर्जी है जिसमें ये ज्ञान को प्राप्त करके बैठा हुआ है। इसको पता है कि कब किस प्लैनेट की किस एनर्जी को हेल्प में लेना है। अब यूनिवर्स में क्या होने वाला है, प्लैनेट राहु आ रहे हैं कुंभ में और केतु जा रहे हैं लियो के अंदर। तो कालपुरुष की कुंडली क्या है? कालपुरुष की कुंडली वो कुंडली है, वो चार्ट है जो यूनिवर्स की कॉन्शियस को दिखाता है कि भाई विश्व में क्या इस समय कॉस्मिक कॉल लगी हुई है। हो सकता है आपको कोई चीज़ पसंद हो लेकिन पूरे देश को वो चीज़ पसंद नहीं होगी, तो आपकी क्या इच्छा मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। तो योर कॉन्शियस कम्स फ्रॉम योर पर्टिकुलर राइजिंग साइन एंड विश्व की कॉन्शियस, दुनिया को क्यों चाहिए, वो आता है कालपुरुष की कुंडली से। जो इसको समझ जाता है वही आदमी स्टॉक मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, वो आदमी बिजनेस में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बिकॉज एट द एंड द पर्सन नोज व्हाट द वर्ल्ड वांट्स, दुनिया को क्या चाहिए। तो दुनिया के, विश्व के भूपटल पे क्या होने जा रहा है। ट्रांजिट में प्लैनेट राहु 12th हाउस से 11th हाउस में आता है कालपुरुष की कुंडली में, कुंभ राशि, और केतु जो है वो वोगो से लियो की तरफ आ जाता है, अगेन सूर्य की राशि। तो सूर्य और शनि डेफिनेटली बहुत अप जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर के अंदर, और ये जो अपलिफ्टमेंट है सूर्य और शनि का, ये पॉलिटिक्स को प्रभावित करेगा। तो राजनीति में तो आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मैं तो कहूँगा कि हमको सिक्योर रहने के लिए कोशिश करनी चाहिए, दैट वी स्टैंड विद अगर आपको डिज़ायर कंप्लीट करनी है तो कहीं ना कहीं जनता के साथ, लोगों के साथ कनेक्ट होना ही पड़ेगा, शनि के साथ, विपक्ष के साथ कनेक्ट होना ही पड़ेगा। तो ये थोड़ी पॉलिटिक्स की बातें हैं, बट इसका इम्पैक्ट आपके जीवन पर क्या आएगा। देखिए, अगर हम रिलेशनशिप के डायमेंशन में कहें तो जनता के साथ खड़ा होने का मतलब है कि जो न्यू टर्म्स निकली हैं ना, जो नई नई बातें निकली हैं, लेट्स से लिव इन के कॉन्सेप्ट हो गए, वन नाइट स्टैंड के कॉन्सेप्ट्स हो गए, या फिर वो कॉन्सेप्ट्स जिसमें आप रिलेशन को मैरिज की तरफ टर्न करना चाहते हो, उसमें राहु ही आपकी हेल्प करेंगे, केतु नहीं कर पाएंगे। बिकॉज केतु इज गोइंग इन द लियो, द 5th हाउस ऑफ द कालपुरुष, 5th हाउस ऑफ द कालपुरुष एंड प्लैनेट केतु। इट मीन्स कि पूरे यूनिवर्स में एक तरह का
लॉस्ट होना इंडिकेट होता है इन द मैटर्स ऑफ रिलेशनशिप और एजुकेशन। रिलेशनशिप और एजुकेशन के मैटर्स में या फिर संतान प्राप्ति के मैटर्स में थोड़ा एक्सटेंड और करें तो पूरा विश्व जो है लॉस्ट होता हुआ दिखाई देता है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि भाई यहाँ चीज़ें हो रही हैं तो कैसे हो रही हैं। तो हमें राहु के साथ रहना चाहिए, कुंभ के साथ रहना चाहिए, हम तभी उसे मैनिफेस्ट कर पाएंगे। किसी भी पर्टिकुलर रिलेशन को मैनिफेस्ट करने में राहु ही हेल्प अप कर रहे हैं। और राहु क्या है? राहु इज़ टेक्नोलॉजी, राहु इज़ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशंस, राहु इज़ ऑल अबाउट कि भाई वो जो अटैचमेंट है वो बना रहना चाहिए, एट एनी पॉइंट वो बना रहना चाहिए। और कुंभ रिप्रेजेंट क्या करती है? कुंभ रिप्रेजेंट करती है फ्रेंड जोन एनर्जीज़ को। सो यू कैन से कि अ रिलेशनशिप पॉसिबली मैरिज की तरफ जाने में पुश लेगी, लेकिन अगर वो फ्रेंड जोन की तरफ जाती है या फ्रेंड टाइप कनेक्शंस बने रहते हैं तो आई थिंक राहु से हमें काफ़ी हेल्प मिल सकती है। इन द प्रोफेशन साइड प्लैनेट राहु इस समय शनि से 12th चल रहे हैं। अब ये अलग अलग फंडास हैं प्रिडिक्शन में। आप इन्हें सीधी सी बात ये समझिए कि जो भी प्लैनेट शनि से 12th होता है वो उसके पास्ट को कंट्रोल करता है। तो होने क्या जा रहा है नेक्स्ट ईयर में? शनि आते हैं मीन में, राहु जाते हैं कुंभ में। तो देर इज शनि, देर इज राहु, राहु उससे पीछे की तरफ है। तो राहु उनका 12th में होना, इट मीन्स कि राहु की जो ऊर्जाएं हैं वो उन लोगों को हेल्प करेंगे जिनका अब तक प्रोफेशन सेटअप नहीं हुआ है। सो इफ़ यू फील यू आर समवन जिसका अभी तक प्रोफेशन सब सेट ही नहीं हुआ है और वो कोशिश कर रहा है कि भाई वर्क लाइफ को कैसे ना कैसे सेट किया जाए, तो कहाँ से सपोर्ट आएगा? क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड जितने भी सिस्टम्स हैं, आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया के सिस्टम से हेल्प आ सकती है। और अब राहु को भी एडवांस आपको करना होगा, तो आई थिंक AI, ChatGPT और जो नए नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं प्लैनेट राहु के वो आपको हेल्प करेंगे। तो जितने भी नए कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्लैनेट राहु हैं वो आपको हेल्प करने जा रहे हैं। रिमेंबर, पास्ट के कॉन्सेप्ट नहीं है। सो सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, इंस्टा, यूट्यूब, ये काफ़ी पुराने से कॉन्सेप्ट्स हो गए हैं। राहु इन द कुंभ इंडिकेटिंग जो बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल एडवांस है। तो कुछ न्यू ग्रोथ हमें यहाँ देखने को मिल सकती है और उन्हीं साइड्स पे काफ़ी प्रोफेशन वाइज अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आएंगी। हेल्थ फ्रंट पे केतु का लियो में आना इज़ नॉट समथिंग वेरी कूल, बिकॉज सूर्य और शनि, तो एक तो ये मेंटल स्ट्रेस को दिखाता है, परिवार में एंजाइटीज़ को दिखाता है, जिसमें फादर और चाइल्ड के जो रिलेशंस हैं उसमें कार्मिक चीज़ें होंगी, सर्कमस्टांसेस उन सबको कंट्रोल करने वाले हैं, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम है। एंड सेकंड इज़ केतु का लियो में होना स्टमक के इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट कर देता है। और राहु का एक्वेरियस में होना इज़ लाइक एक ऐसा प्लैनेट जिसने पूरा थ्रोटल दे दिया है, एक्सेलरेट कर दिया है गाड़ी को, अब उसको अपनी इच्छाएँ पूरी करनी है। अगर हो पाई तो बहुत बेस्ट है, और जिनकी नहीं हो पाएंगी उनको एंजाइटी आने से कोई नहीं रोक सकता। या तो वो केतु के उपाय करना शुरू कर दे, नहीं तो एंजाइटी निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। और राहु को गाइज कहीं कहीं राहु को हम बहुत ज़्यादा प्योर और सात्विक प्लैनेट मान लेते हैं। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जैसे किसी का डर नहीं है, राहु को किसी का भी डर नहीं है। राहु इज़ द मिनिस्टर टू डेमोनिक एनर्जीज, डेमोनिक एनर्जीज का मिनिस्टर है, टीचर नहीं है, उनका मिनिस्टर है। इसको किसी का डर नहीं है। ये वो प्लैनेट है जो कि एक बार आप कह सकते हैं महादेव के पास चले जाते हैं, लॉर्ड शिवा के पास चले जाते हैं और उनसे माता सती पार्वती उनका जो हाथ है वो मांग लेते हैं फॉर अ राक्षस, एक राक्षस के लिए। तब लॉर्ड शिव एक देव का निर्माण करते हैं, देव की उत्पत्ति होती है वहाँ से, दैट इज़ द कीर्तिमुख। कई बार लोग जो है टेंपल जाते हैं और वहाँ से वो क्वेश्चन पुट करते हैं, इसी तरह का मैसेज सेंड करके, इमेज सेंड करके कि ये जो है ये राहु है और ये राहु क्यों टेंपल में है। तो अब उन लोगों को नहीं पता कि वो कीर्तिमुख है, वो राहु नहीं है। सो आप कीर्तिमुख के बारे में गूगल कर सकते हैं, दैट विल गिव यू अ क्लियर पिक्चर। इन द पॉइंट इज राहु मीन्स नो लिमिट्स। राहु का मतलब कोई लिमिट नहीं, राहु का मतलब एक्सपेंशन, राहु का मतलब मैनिफेस्टेशन, राहु का मतलब रात दिन काम करना, राहु का मतलब अपनी इच्छाओं को विजित कर लेना, जीत लेना। राहु का मतलब ईश्वर तक को चैलेंज करने की ऊर्जा इज विद प्लैनेट राहु। राहु का मतलब भाग्य को जो चैलेंज कर जाए, जो व्यवस्थाओं को चैलेंज कर जाए, वो राहु है। तो आप देखते हैं आपकी लगन के लिए क्या होने वाला है। मैं बार बार कह रहा हूँ लगन के लिए देखना है, फिर भी देखिएगा कुछ लोग जो है पूछेंगे मून साइन के लिए, तो अब उनका देखते हैं कौन सा प्लैनेट एक्टिव है जो उनको हमेशा मून साइन और लगन में कन्फ्यूजन रहता है। तो फॉर द मेष लगन, अगर मेष लगन का चार्ट है तो वो कुछ इस तरह दिखाई देगा, जिसमें राहु जो है वो आपके 11th हाउस में आ रहे हैं और केतु आपके 5th हाउस में आ रहे हैं। केतु का 5th हाउस में होना, राहु का 11th हाउस में होना, आप जानते हैं राहु 11th हाउस क्या कर सकते हैं, सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टा, इन सब चीज़ों को आप जानते हैं। प्लैनेट राहु जहाँ पे भी ट्रांजिट करते हैं वहाँ अटैचमेंट आता है, वहाँ एक्सपेंशन आता है। 11th हाउस काम त्रिकोण का हाउस है। अगेन आई एम सेइंग 11th हाउस इज द हाउस ऑफ काम त्रिकोण, लेकिन काम त्रिकोण की 3 राशियां हैं, 3 हाउस हैं। 3rd हाउस भी काम का है, 7th भी काम का है, 11th भी काम का है। 3rd से आता है खुद की इच्छाएं, सोलो ट्रैवलिंग। 7th से आता है बिजनेस पार्टनरशिप, साझेदारी। 11th से आता है वो इच्छाएं जो पिछले जीवन में थी,
स्टैंड कर रही थी हम, लेकिन उन्हें कंप्लीट नहीं कर पाए। और इस जीवन में हमारे पास वो फाइनल चांस है उन्हें कंप्लीट करने का या उन्हें छोड़ देने का। इसीलिए तो 11th के बाद 12th है ना, लिबरेशन। तो वो इच्छाएं जो कि बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हैं, लेट्स से समवन जिसकी मैरिज अब तक नहीं हुई है, डिले का सामना कर रहा है, एंड द डिले इज गोइंग 37, 38 हो गया है, 35 हो गया है। अब उसके सामने क्वेश्चन कैसा होगा कि भाई करनी है या नहीं करनी है। सो फॉर दैट पर्सन ये जो 11th हाउस का ट्रांजिट है ये बहुत शानदार है। कोई ऐसा रिलेशन जो कि लंबे समय से चलता जा रहा है, पर्सन के माइंड में अब आ गया है कि भाई चलेगा नहीं चलेगा, तब ये 11th हाउस का राहु बहुत शानदार है, बिकॉज ये आपको उस डिज़ायर को कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। एक ऐसा पर्सन जो कि लंबे समय से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, इंटरव्यूज़ दे रहा है, उस पर्सन के लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा है। ये आपको हेल्प करेगा वहाँ फाइनल डिसीजन लेने में, और मुझे लगता है सफलता जो है वो आपको मिल जाएगी, क्योंकि 11th हाउस और प्लैनेट राहु का जब भी संबंध बनता है, निश्चित रूप से पर्सन अपने सर्कमस्टांसेस को अपने कंट्रोल में ले आता है, भाग्य का लेखक बन जाता है। वो कहता है ठीक है भाई, मैं बहुत समय से एफर्ट दे रहा हूँ, शायद कुछ सही नहीं था, मैं पूरा अपना ब्रेन यहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा और नए आंसर्स को निकाल के लाऊंगा। इसीलिए हम राहु को कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन करने वाला। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो कहता है भाई मैं सॉल्यूशन तो कर दूंगा, लेकिन आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है मेरी, मुझसे वो काम मत कराइए जो हर इंसान करता है, मैं कुछ अलग तरीके से अप्लाई करूँगा अपनी एनर्जीज़ को और सॉल्यूशन यहाँ पे 11th हाउस में पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे ये एक बहुत अच्छी एनर्जी है जो हो सकती है। 11th हाउस को आप अपने फ्रेंड सर्कल का भी कहते हैं, सोशल सर्कल का भी कहते हैं। वहाँ पे राहु का आना, राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो लिमिट्स को नहीं मानता, तो फ्रेंड सर्कल की जो लिमिट्स हैं वो ब्रेक हो रही हैं। वो ब्रेक होने का मतलब क्या होता है? ब्रेक होने का मतलब है कि अब तक अगर हमने सोचा है कि भाई मेरे जो दोस्त होंगे, मेरे जो जानकार होंगे, वो कुछ ऐसे ऐसे लोग होने चाहिए, तो वो लिमिट्स ब्रेक हो जाएंगे। फॉरेनर्स आपको आपके कनेक्शन में आते हुए दिखाई देंगे, आपको ऐसे लोग कनेक्शन में आते हुए दिखाई देंगे जो कि सोशल आउटकास्टेड है, दुनिया ने उन्हें हटा दिया है, दुनिया ने उन्हें कॉन्सेप्ट से, पिक्चर से हटा दिया है। तो ये ट्रांजिट बहुत बेस्ट है उन लोगों के लिए जो कि ऐसे कनेक्शंस को बिल्डअप करना चाहते हैं। कई बार ऐसे भी कनेक्शन बिल्डअप हो जाते हैं, भाई किसी का फर्स्ट रिलेशन था, फेल हो गया, मुझे पता है, फिर भी वो पर्सन उसके साथ कनेक्शन में चला गया, क्योंकि सोशल आउटकास्टेड, ऐसे लोग जिन्हों आउटकास्टेड कर दिया गया, हटा दिया गया, उनके साथ भी संबंध बनाने की एनर्जी यहाँ पे राहु के पास होती है। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, राहु जहाँ भी ट्रांजिट करेंगे वहाँ टॉरस की एनर्जी होगी ही होगी। 11th हाउस में टॉरस की एनर्जी का फ्लो करना, टॉरस क्या है? टॉरस परिवार है। तो यही राहु आपको हेल्प करेगा टू हेल्प योर फैमिली, टू हेल्प योर इकोसिस्टम। अपने परिवार, अपने इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सॉलिड बनाने के लिए पर्सन क्या करेगा कि अपने एसेट्स का यूज़ करेगा। हो सकता है नेक्स्ट ईयर में आप प्रॉपर्टी परचेज कर लें, कार परचेज कर लें, बाइक परचेज कर लें, नॉट फॉर यू बट फॉर द फैमिली, टू हेल्प द फैमिली, फैमिली की इमेज को, फैमिली को बिल्डअप करने के लिए, अपने इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो राहु का 11th हाउस का ट्रांजिट काफ़ी कूल है, लेकिन ये उन लोगों के लिए कूल है जो कि राहु से हेल्प लेते हैं। राहु से जब आप हेल्प लेते हो तो आप फ्यूचर से हेल्प लेते हो। राहु इज़ नॉट था, थी, थे, राहु इज़ होगा, होंगी, होंगे। तो राहु इज़ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब क्या है कि हमें न्यू एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए। हमें फोकस करना चाहिए उन चीज़ों के ऊपर जो कि विश्व में न्यू हो रही हैं, बिल्कुल नया परिवर्तन जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे हम फोकस करें, क्योंकि 11th हाउस में आया हुआ राहु आपको फॉरेन ट्रैवल तक इंडिकेट कर सकता है अगर चीज़ें अनुकूल हो जाएं तो। और इसमें सबसे ज़्यादा सहायता जो है वो फ्रेंड सर्कल से, रिलेशन से मिलती हुई दिखाई देगी। इसका जो काउंटर पार्ट है प्लैनेट केतु, दैट इज ट्रांजिटिंग योर 5th हाउस। नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या राहु और केतु, इन दोनों में से कौन सा प्लैनेट आपको ज़्यादा प्रभावित कर रहा है? वो प्लैनेट है केतु, क्योंकि केतु आपके 5th हाउस में आएगा। फर्स्ट केतु ट्राइन बनाएगा, एक त्रिकोण बनाएगा जो कि आपकी लगन के साथ बनेगा। लगन को केतु इन्फ्लुएंस करेगा, लगन को भी इफेक्ट कर रहा है, 5th हाउस को इफेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि राहु की जगह केतु आपको ज़्यादा प्रभावित करता है। तो केतु की क्या कॉल हो सकती है 5th हाउस में? केतु इज ऑल अबाउट डिटैचमेंट, केतु इज ऑल अबाउट लिबरेशन, केतु इज ऑल अबाउट भाई मिल जाएगा लेकिन कुछ समय लगेगा, लिमिट्स हैं केतु के पास। 5th हाउस में केतु आ रहे हैं तो रिलेशनशिप के मैटर्स में, एजुकेशन के मैटर्स में और कहीं ना कहीं इमोशंस के मैटर्स में हमें केतु की एनर्जीज, वाइब्रेशन फील होंगी। और ये कैसी फील होंगी? हमें पास्ट के कनेक्शंस की यादें बहुत ज़्यादा आने वाली हैं। अब वो पर्सन जो कि एक नए पर्सन का, राहु इज ब्रिंगिंग अ न्यू पर्सन, केतु इज ब्रिंगिंग अ पास्ट पर्सन, इन दोनों को कंपेयर करेगा, उसका कनेक्शन ड्रॉप खाएगा। क्योंकि केतु क्या कर रहे हैं? केतु कह रहे हैं भाई कंपेयर कर लो एक बार। आप कोई आपने थीम ले लिया, ठीक है यार मैं कोई नए एग्जाम की तैयारी करूंगा, केतु आपसे कहेंगे अरे तुमने पहले भी तो करी थी। अब एक नई चीज़ है, एक पुरानी चीज़ है, इन दोनों को आप कंपेयर करोगे, केतु ड्रॉप खाएगा, 5th हाउस आपका ड्रॉप खा जाएगा, वहाँ आपको लिमिटेशंस फील होंगी। तो पॉजिटिव साइड ऑफ केतु एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट के लिए शानदार है, रिसर्च करने के लिए शानदार है। नेगेटिव साइड ऑफ केतु आप कंपेयर कर लीजिए एक बार,
आप किसी नए रिलेशन को पुराने के साथ कंपेयर कर लीजिए, पुराने सर्कमस्टांसेस को नए सर्कमस्टांसेस को कंपेयर कर लीजिए, केतु वहीं पे आपको ड्रॉप दे देगा, वही चीज़ फेल हो जाएगी। और केतु का प्रभाव ज़्यादा है गाइस, इस बात को मान के रखिएगा, क्योंकि केतु आपके लगन को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो केतु को नक्षत्र वाइज आपको समझना चाहिए कैसा ये ट्रांजिट आपके लिए अनफोल्ड होगा। और केतु की पॉजिटिव साइड ठीक है, लेकिन नेगेटिव साइड को बाहर मत आने दीजिएगा, कंपेयर मत करिएगा। अदरवाइज 5th हाउस में बैठा हुआ केतु एक तरह से आपके कॉन्फिडेंस को लूज अप कर देता है, क्योंकि यहाँ पे स्कॉर्पियो की भी एनर्जी आएंगी। अगर आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो जाते हो या फिर आपका पार्टनर बहुत मिस्टीरियस होने लगता है, उसी समय निकल जाइए उस कनेक्शन से, तो उस केतु का इन्फ्लुएंस आ गया। तो मिस्टीरियस होना, उसमें वेल डिग करना, रिसर्च करना एंड ऑल बहुत अच्छा नहीं है। आई शुड एक्सेप्ट कि भाई राहु ही फ्यूचर है, राहु इज़ द फ्यूचर, बिकॉज राहु इज ट्रांजिटिंग द हाउस ऑफ गेन। सो राहु इज लाइक ठीक है भाई मैं इसे अप ले जाऊँगा। केतु का साथ आपने ले लिया, उसको ड्रॉप कर देंगे। तो दोनों प्लैनेटों की पॉजिटिव साइड को आपको ग्रहण करना चाहिए। और रेमेडीज़ में बेस्ट टू बेस्ट रेमेडी इज़, केतु 5th हाउस में आ रहे हैं, आप कुछ ग्राम्स जो हैं गेहूँ, उसको पानी में भिगो के रखिए। अब आपके अनुसार है कि वो आप कितने ग्राम करना चाहते हैं। 200 ग्राम से ये स्टार्ट हो जाता है, तो 200 ग्राम से जितनी आपकी इच्छा हो, चाहे टप में भिगो कर रख लीजिए। फिर उन गेहूं को निकाल लीजिए बाहर पानी में से, और कुछ समय सूखने के बाद उन्हें गाय को आप खिलाना शुरू कर दीजिए। दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर प्लैनेट केतु इन द 5th हाउस। हो सके तो किसी टेम्पल में विजिट करना चाहिए, और अगर वहाँ पे आपको कोई गंदा तालाब या पानी भरा हुआ कहीं दिखाई देता है तो उसकी साफ़ सफाई करनी चाहिए। अगेन आई एम सेइंग, रिपीटिंग, पानी भरा हुआ, ऐसा नहीं है कोई नया मतलब साफ़ पानी चल रहा है उसी को आप साफ़ करने लग गए ना। जहाँ पे स्टोर्ड है, क्योंकि केतु पास्ट है, केतु के लिए हम क्या कहते हैं, था, थे, थी, भरा हुआ था, भरा हुआ है, तब हम केतु कहते हैं। उसको साफ करने से हमें बहुत सहायता मिल सकती है, और आई थिंक ये ट्रांजिट आपके अनुकूल हो सकता है। अगर हम बात करें टॉरस राइजिंग की, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, टॉरस राइजिंग के लिए प्लैनेट राहु ट्रांजिटिंग द 10th हाउस एंड केतु ट्रांजिटिंग द 4th हाउस। राहु जहाँ पे भी ट्रांजिट करेंगे वहाँ मैनिफेस्टेशन की पावर है, वहाँ एक्सपेंशन की पावर है, वहाँ ग्रोथ है। और केतु जहाँ पे भी ट्रांजिट करेंगे वहाँ लिमिटेशंस हैं। तो राहु का 10th में होना, 10th इज़ ऑल अबाउट प्रोफेशन, राहु इज़ ऑल अबाउट कोई नए सॉल्यूशंस को लेके आना, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग रखना। और जहाँ पे भी राहु का ट्रांजिट होगा वहाँ टॉरस की एनर्जी अपने आप आ जाती है। तो मुझे लगता है आपका 10th हाउस डेफिनेटली सिक्योर्ड है बाय दिस राहुस ट्रांजिट। सो 10th क्या है, प्रोफेशन है, वर्क लाइफ है, वो 10th हाउस से आता है। शनि आपके लिए राजयोगकारी प्लैनेट होते हैं, ठीक है, और राहु इस समय शनि की ही मूल त्रिकोण राशि में है। तो अगर आपने राहु को शनि के साथ कनेक्ट कर दिया, वेल कनेक्ट कर दिया, तो ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत अनुकूल ट्रांजिट है। अब बात आती है इनको कनेक्ट करें कैसे। शनि क्या है, शनि वर्क है, शनि प्रोफेशन नहीं है, शनि कर्म के कारक हैं, शनि कर्म है। आप जो भी काम करते हो, लेट से मैं इसको यहाँ से यहाँ कर देता हूँ, ये भी शनि है, द कर्म यू आर डूइंग। और उसको राहु के साथ कनेक्ट करना है। राहु फ्यूचर की थिंकिंग रखते हैं, 2 टेंस सोचते हैं, 2 टेंस होते हैं, एक तो पास्ट होता है, एक फ्यूचर होता है। क्या होगा, होंगे, द फ्यूचर कम्स विद राहु, वो राहु के साथ आता है। तो हर कर्म का फ्यूचर आपको देखना चाहिए, आपको उसे पास्ट से कंपेयर नहीं करना चाहिए कि भाई मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ, पास्ट में भी वो वर्क नहीं करा था, शायद अब भी नहीं करे ना। ऐसा करते ही हमारी चीज़ें ड्रॉप खा जाएंगी। सो हमें केतु का इस समय इतना ज़्यादा साथ नहीं लेना है इन द मैटर्स ऑफ प्रोफेशन। कुछ नया करने की पावर आपके पास होनी चाहिए। शनि और राहु जब कनेक्ट होंगे तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आम से जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाओगे सफलता वहाँ आपको मिल जाएगी। लेकिन वो प्लेटफॉर्म कैसा होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। उसके आइडियाज़ फ्यूचरिस्टिक आइडियाज़ होने चाहिए, उसमें ऐसे आइडियाज़ हों जो कि आपको भविष्य की तरफ लेके जाते हैं। और हमेशा गाइस इस ट्रांजिट का ये वो साइड है जो कि हर पर्सन के लिए एक्टिव है। लेकिन आप इस सेशन को देख रहे हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, एंड द एक्स्ट्रा पार्ट इज जितना आप इसे टॉरस से लिंक करोगे राहु उतना खुश रहेंगे, और जितना आप इसे टॉरस से दूर करोगे राहु उतना पीड़ित रहेंगे। क्यों रहेंगे, एक बार सेशन की शुरुआत को देख लीजिएगा। टॉरस से लिंक करने का मतलब क्या है, टॉरस इज ऑल अबाउट सस्टेनमेंट, टॉरस इज ऑल अबाउट फैमिली, टॉरस इज ऑल अबाउट मेरा परिवार। टॉरस परिवार है कालपुरुष का। टॉरस से राहु को लिंक करने का मतलब है कि मुझे काम करना है मेरे परिवार के लिए, मुझे काम करना है परिवार के लिए, नई चीज़ें खरीदने के लिए, परिवार को स्ट्रांग बनाना है, फैमिली को स्ट्रांग बनाना है, फैमिली को मजबूत करना है, फैमिली के लिए नई नई चीज़ें लेनी है। और इसमें रेमेडी भी यही निकल के आएगी, नो मैटर कि आपकी फैमिली के साथ क्या संबंध है। वैसे भी टॉरस राइजिंग का कोई बहुत कूल संबंध हमेशा नहीं बन के निकलता है, बट हाँ ये फैमिली के बारे में सोचते बहुत हैं। तो यहाँ पर रेमेडी आपको कैसे निकल के आएगी, रेमेडी इज़ काम ठीक नहीं चल रहा है, कोशिश करिए कि जो भी इनकम आती है उसमें से कुछ पोर्शन आप सेपरेट कर लें और वो अपनी फैमिली के लिए रखें।
उससे फैमिली के लिए कोई नई चीज़ लेके आएँ, फ्यूचरिस्टिक चीज़ लेके आएँ, कोई नया गैजेट खरीद लें। मदर के लिए कोई नए गैजेट्स आपको खरीदने चाहिए, वॉच हो गई, स्मार्ट वॉच हो गई, कोई स्मार्टफोन हो गया, उनको गिफ्ट करनी चाहिए। इससे आपका राहु और बेटर परफॉर्म करेगा। और जब ये राहु बेटर परफॉर्म करेगा, पास्ट में जो भी चीज़ें आपने करी हैं तो वो आप यूज़ कर पाओगे भाई, पास्ट की एजुकेशन का यूज़ कर पाओगे अच्छी तरह, और नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। एंड दे विल कम फ्रॉम द एमएनसी कंपनीज, दे विल कम फ्रॉम द फॉरेनर्स, दे विल कम फ्रॉम द, आप कहते हैं ना कि भाषा बहुभाषी, मल्टीपल लैंग्वेजेस से आती हैं, वहाँ पे हमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल सकती है। किसी नए इंस्टीट्यूट में जाके हमें काम करने को मिल सकता है, टीचिंग की अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट से काफ़ी अवसर जो है यहाँ पे मिल सकते हैं। बट ऐसे लोग जिन्हें केवल और केवल सरकारी चाहिए या कुछ ऐसा चाहिए कि भाई एक जॉब की तरह हो, सिंपल एक जॉब हो, तो द सिंपल थिंग इज़ जस्ट नॉट वर्किंग आउट। कुछ न्यू, कुछ एडवांस, कुछ उसमें एडवांस होना चाहिए, और वहाँ पे कुछ राहु जैसी एनर्जीज फ्लो होनी चाहिए। एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली, ह्यूमन फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो आपके प्रोफेशन का, जॉब का। जिनके नहीं है उनके लिए ये समस्या का कारण बनेगा, क्योंकि अदर साइड ऑफ दिस ट्रांजिट इज केतु इन द 4th हाउस। 4th हाउस क्या है? 4th हाउस मैंने आपको बताया था 1 से 4थे भाव तक इमोशनल लिबरेशन होता है। तो जिनके भी 4th हाउस में ट्रांजिट में केतु आ रहे हैं, पॉजिटिव साइड इज आपका 5th हाउस अब मुक्त हो गया है केतु से, तो स्टमक इश्यूज नहीं देखने को मिलेंगे, रिलेशनशिप फेलियर्स हमें नहीं देखने को मिलेंगे। बट 4th हाउस में केतु आने का मतलब है इमोशनल लिबरेशन, द डिटैचमेंट। सो आई थिंक द टॉरस राइजिंग के लिए नेक्स्ट ईयर कैसा है, रिदम कैसी है उसकी, 70% प्रोफेशन, 30% इमोशनल साइड। 30% इज द कनेक्शन विद द आउट लोगों के साथ, बाहरी लोगों के साथ कनेक्शन जो होगा वो, उसमें इमोशनल टचअप आपको नहीं देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा। ये सामान्य लोगों के साथ होगा, हर इंसान के साथ। अगर आपको इस ट्रांजिट को अपने लिए फेवरेबल करना है, लेट्स से केतु इज ट्रांजिटिंग 4th हाउस, हो सकता है प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हो सकता है हाउस होम में कुछ नया चेंज आप करने जा रहे हो, ये सिंपल बातें हैं। अगर आपको इसे फेवरेबल करना है तो आपको स्कॉर्पियो को अपने साथ लेना होगा, क्योंकि केतु जहाँ भी ट्रांजिट करते हैं वहाँ पे स्कॉर्पियो का कुछ टच आ जाता है। 4th हाउस में स्कॉर्पियो का टच, स्कॉर्पियो क्या है, थोड़ा हिडन है, सीक्रेटिव है। तो इन द मैटर्स ऑफ हाउस होम परचेज शुड बी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चलना चाहिए, बहुत ज़्यादा एडवांस होकर चलना चाहिए। ऐसे चलना चाहिए कि भाई मुझे फ्यूचरिस्टिक होना है, मुझे इसका फ्यूचर प्लान सब कुछ रेडी करना है। अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव होना देखते हो कि पूरी डील ही बहुत सीक्रेटिव है, किसी को अता पता नहीं है उस डील का, तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। तो जितना हम हो सके उसे ओपन अप रखें, जितना हो सके उसके बारे में हम आप कहिए रिसर्च करके जाएं, वो उतना ही बेटर रहेगा। एकदम से जाना और कुछ खरीद लेना बहुत अच्छा आइडिया नहीं है, वो एक अच्छा आइडिया यहाँ पे बनके नहीं निकल रहा है। तो हमें राहु का साथ देना है, केतु का इतना साथ नहीं देना है, और उपाय जो है वो करते रहना है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपकी फैमिली लाइफ पे आता है। कैसे आता है? मदर और फादर दोनों के ऊपर इसका इम्पैक्ट आता है, और वहाँ पे सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते हुए दिखाई देते हैं कि ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो टॉरस राइजिंग के लिए ये होने लगा होगा कि उनके मदर फादर हेल्थ, उन मदर फादर से जुड़े हुए लोग वो ऐसे प्रभावित हो रहे हैं कि चीज़ें उनके कंट्रोल में है नहीं। तो फैमिली में जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली इज कमिंग फ्रॉम द पैटर्नल और मैटर्नल लाइनेज, वहाँ से आ रही है। उसको रोकने के लिए आई एम टेलिंग यू द रेमेडी, एंड दैट रेमेडी इज 4th हाउस का केतु, 10th हाउस का प्लैनेट राहु, इन दोनों का मैक्सिमम प्राप्त करने के लिए हमें शहद का यूज़ करना चाहिए, शहद का, हनी का यूज़ करना चाहिए। और नाइट के टाइम पे जो आप मिल्क लेते हो वहाँ पे आप हनी का यूज़ कर सकते हो, या फिर मॉर्निंग में उठते ही जो है वो शहद लेना चाहिए पानी के साथ। अब जो शहद नहीं ले पाए वो दही ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं, लेकिन दही चीनी से बेटर शहद है, क्योंकि दही चीनी इज़ फॉर सैटर्न या फिर प्लैनेट राहु, नॉट फॉर केतु। और केतु यहाँ पे इमोशनल हेल्थ को डिस्टर्ब करने वाला प्लैनेट है, वहाँ थोड़ी लिमिटेशंस वो डाल देता है, परिवार में लिमिटेशंस डाल देता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हो सकती हैं फॉर टॉरस राइजिंग। अगर हम फॉर मिथुन लग्न, देखिए आपके लिए जो ट्रांजिट है वो होने जा रहा है राहु का 9th हाउस में, और केतु का होने जा रहा है 3rd हाउस के अंदर। राहु मीन्स मटेरियल वेल्थ, 9th हाउस मीन्स भाग्य, और जहाँ पे भी राहु की पोजीशन होती है टॉरस राइजिंग वहाँ पे बहुत स्ट्रांग हो जाता है। वृषभ राशि की ऊर्जाएं वहाँ पे फ्लो करने लग जाते हैं। तो इसका क्या एनालिसिस होगा, क्या इसका रिजल्ट होगा? देखिए भाग्य भाव में राहु के आने से कहीं ना कहीं राहु जो है वो हमारे भाग्य को पॉजिटिव साइड से इन्फ्लुएंस करने लग जाता है। जो भी न्यू एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं वो हमारे भाग्य को इन्फ्लुएंस करने लग जाती हैं, न्यू सिस्टम्स हमारे
हमारे भाग्य को इन्फ्लुएंस करने लग जाता है। न्यू टेक्नोलॉजीज़ का मतलब है कि प्रोफेशन में, वर्क लाइफ में अगर आप कुछ नया करना चाहते हो, मशीनों से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो, कोई नया बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, तो वहाँ राहु बहुत पॉजिटिव रिजल्ट निकाल के लेके आ रहा है। अगर आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जो कि शेयर स्टॉक मार्केट से लिंक्ड है या फिर न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी से लिंक्ड है, जो शेयर स्टॉक है ये भी कहीं ना कहीं अब केतु की तरफ शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि हर पर्सन इसको करता जा रहा है। तो आपको राहु के साथ कनेक्ट करना होगा। जैसे कि एक पॉइंट पे बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसीज का आना, तो वो राहु था, मीन्स एडवांस टेक्नोलॉजी थी। जो भी कुछ नया एडवांसमेंट हो रहा है इन द सोसाइटी, वो आपके भाग्य को पॉजिटिव तरीके से प्रभावित कर सकता है। तो 9th हाउस में राहु रिलेशनशिप डायनामिक्स में दिखाता है कि भाई कोई अदर कल्चर, कोई अदर कास्ट, अदर कल्चर, आउट ऑफ बॉक्स कोई नया कुछ संबंध बन जाए, ऐसी कुछ पॉजिटिव ऊर्जाएं फॉर जेमिनी राइजिंग नेक्स्ट ईयर के अंदर दिखाई देती हैं। ऐसे लोग जिनको रिलेशन टू मैरिज या मैरिज के ही डायनामिक्स को पूरी तरह से समझना है, तो आप उसे जुपिटर की तरह नहीं समझ सकते। आपको जुपिटर यहाँ पे लैक करता हुआ दिखाई देगा, जुपिटर की वीकनेस यहाँ पे दिखाई देगी। जुपिटर की वीकनेस ब्रह्म विवाह, द विवाह यू आर लुकिंग फॉर, जिसमें फैमिली एंड ऑल सब इन्वॉल्व होते हैं, वो जुपिटर से आता है। बट राहु से कौन से विवाह आते हैं? ऐसे जिसमें कुछ नयापन है, जो आज के समय में आपको देखने को मिलेगा, बी इट द लिव इन, वन नाइट स्टैंड या फिर नए रिलेशंस का बनना, वो यहाँ पे हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो राहु कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं देन केतु। क्यों ऐसा है? क्योंकि राहु कौन से एलिमेंट में ट्रांजिट कर रहे हैं? वायु के एलिमेंट में। हमारी लगन कौन सी एलिमेंट की है? वायु के एलिमेंट की, एयर एलिमेंट। तो एलिमेंट वाइज मैचअप है। आपकी एलिमेंट, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है जो नए नए आइडियाज़ अपने अंदर समाहित रखते हैं, जो लिबरल है, जो कुछ फ्यूचर का देख पाते हैं, भविष्य में आने वाली चीज़ों के साथ जो ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। और राहु का उसी पर्टिकुलर एलिमेंट में आना इंडिकेट करता है कि राहु आपके लिए पॉजिटिव है। द नेगेटिव साइड ऑफ प्लैनेट राहु इज एंजाइटी, स्ट्रेस। 9th हाउस में इनका आना, तो कहीं ना कहीं ऐसे पर्सन जो कि सोसाइटी के सामने वीक हैं, मैरिज की एज हो गई है, सोसाइटी इज आस्किंग यू क्वेश्चन, आपका वर्क अच्छा नहीं चल पा रहा है, सोसाइटी इज आस्किंग यू क्वेश्चंस। समाज में अगर आपको वीकनेस अपनी दिखाई देती है, तब राहु का 9th हाउस में आना आपके लिए स्ट्रेस और एंजाइटी का कारण है। तब यहाँ पे राहु अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, वो स्ट्रेस देंगे, वो एंजाइटी देंगे, वो चीज़ों को सेटअप नहीं रहने देंगे। इसका आंसर हमें केतु में मिलेगा। केतु इज इन द 3rd हाउस। 3rd हाउस क्या है? एफर्ट्स का हाउस है। यहाँ से आप एफर्ट देते हो। क्या केतु कैसे प्लैनेट है? हेडलेस प्लैनेट, जिनको डिसीजन ही नहीं पता, जिन्हें यही नहीं पता डायरेक्शन कौन सी है, जाना कहाँ है। द नेगेटिव साइड ऑफ प्लैनेट केतु इज हम हमारे डिसीजंस में हेडलेस होने जा रहे हैं। हमें नहीं पता कि हमें किस तरफ जाना है। मिथुन राशि, मिथुन लग्न के लिए नेक्स्ट ईयर में मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि मुझे ये नहीं पता कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। पॉजिटिव साइड ऑफ केतु इज कॉन्फिडेंस। केतु के पास कॉन्फिडेंस बहुत है, केतु के पास लेट गो करने की पावर बहुत ज़्यादा है। तो कॉन्फिडेंस साइड 3rd हाउस, मुझे लगता है कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा परफॉर्म करने जा रहा है। दो यू नॉट हैविंग द क्लियर पिक्चर कि मुझे जाना किस तरफ है, बिजनेस करूँ, जॉब करूँ, रिलेशनशिप में जाऊँ, मैरिज में जाऊँ, रिलेशन मैरिज में बदलेगा या नहीं बदलेगा, या फिर मैरिज होगी तो कैसे होगी। ऐसे जो कन्फ्यूजन क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर भी केतु और राहु के एक्सेस से हम किसी बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही प्लैनेट एक सेम रिदम रखते हैं, और वो है बिजनेस या फिर किसी वर्क को स्टैब्लिश करने की। अब बात आती है कि इस केतु को और राहु को बेटर कैसे करा जाए। और अगर आप सेशन यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको कुछ एडवांस मिलना चाहिए। एंड द एडवांस पार्ट इज केतु जहाँ भी ट्रांजिट करते हैं वहाँ स्कॉर्पियो की एनर्जीज होती हैं। 3rd हाउस में स्कॉर्पियो की एनर्जीज आने का मतलब है कि सिबलिंग्स जो हैं उनकी लाइफ थोड़ी सीक्रेटिव होने जा रही है, मिस्टीरियस होने जा रही है, उनको थोड़ा इससे कार्मिक झटका लगने वाला है। तो आपके जो सिबलिंग्स हैं उनकी लाइफ में अगर मिस्टीरियस होना देखने को मिले आपको, कि यार थोड़े से मिस्टीरियस हो गए, थोड़े स्केप्टिकल हो गए, डरे डरे से रहते हैं, तो उसका उपाय करना चाहिए। एंड बेस्ट उपाय इज रात के टाइम पे अराउंड 2 से 4 बजे के टाइम पे यू जस्ट कैन चैंट द नेम ऑफ योर ईष्ट देव। उनके इष्ट देव के मंत्रों का जाप किया जा सकता है, या उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको जो है वो चंद्रमा की रोशनी को देखना चाहिए। चंद्रमा का जो कहते हैं ना कि मून वॉक, वो लेनी चाहिए। उससे यहाँ पे बहुत शांति मिल सकती है आपके सिबलिंग्स को। अदरवाइज वहाँ पे एंजाइटी, स्ट्रेस का पूरा एक जंग उठ के आता है। और राहु के लिए, राहु जहाँ पे ट्रांजिट करेंगे वहाँ टॉरस की वाइब्रेशंस होती हैं। तो अगर आपको अपने भाग्य को बहुत शानदार रखना है, बहुत सॉलिड रखना है, तो 4 to 6 PM, आई एम रिपीटिंग, 4 से 6 बजे PM पे, जिस भी टाइम जोन में आप बैठे हुए हो, 4 to 6 PM पे माता लक्ष्मी के 12 नेम्स लेने चाहिए। द्वादश लक्ष्मी स्तोत्रम, उसका चैंट करना चाहिए। तो उससे ये राहु बहुत शांत रहेंगे, और जब ये शांत रहेंगे तो एंजाइटी, स्ट्रेस नहीं आएगी, मैनिफेस्टेशन आएगी। तो लोग पूछते हैं मैनिफेस्ट कैसे करें? सिंपल टू सिंपल वे इज राहु के साथ कनेक्शन करना, वही मैनिफेस्टेशन है।
अगर हम बात करें कैंसर लगन की, तो ये ट्रांजिट कहाँ पे होने जा रहा है? राहु इज़ इन द 8th, केतु इज़ इन द 2nd। राहु अष्टम में, केतु जो है वो 2nd हाउस में आ जाता है। राहु का अष्टम में आना कैसा है? अष्टम भाव मूलतः तो केतु को बिलोंग करता है। अष्टम भाव वो हाउस है जिसमें चंद्रमा जो है नीच के हो जाता है। कैंसर लगन, कर्क लगन, मूल स्वामी आपका चंद्रमा, अष्टम में राहु, जहाँ पे चंद्रमा नीच के हो जाता है। तो डार्क साइड ऑफ राहु जो है वो पुल कर रही है आपको। डार्क साइड ऑफ प्लैनेट राहु बाहर निकल के आ रही है। और वो डार्क साइड ऑफ राहु कैसी है कि हमारा इंटरेस्ट ऑकल्ट में ज़्यादा होगा। अकल्ट में ज़्यादा होने का मतलब है कि सिद्धियों में, तंत्र में, विद्यास में, 10 महाविद्यास की तरफ हमारा इंक्लाइनेशन बढ़ने लगेगा। हमारी अप्रोच होगी कि मुझे जो भी कुछ मैनिफेस्ट करना है वो अष्टम की पावर से मैनिफेस्ट करना है, हिडन तरीके से मैनिफेस्ट करना है। पर्सनालिटी में थोड़ा हिडन होना देखने को मिलता है। तो रिलेशनशिप की वाइब्रेशंस वीक हो रही हैं, इसे हम केतु से भी समझेंगे। और उसका होने का मेन रीज़न इज बिकॉज यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर एंड मोर सीक्रेटिव होते जा रहे हो, हिडन होते जा रहे हो, अपने ही शैल के अंदर जा रहे हो। अब आपको लगता है कि भाई दुनिया से बाहर से कोई सपोर्ट आएगा या नहीं आएगा मुझे नहीं पता, बट मुझे जो मूल सपोर्ट है वो अष्टम से मिलेगा, हिडन होके मिलेगा। प्रोफेशन में इसकी वाइब्रेशन कैसी है? वर्क लाइफ में, जॉब लाइफ में यू विल फील कि भाई दुनिया बहुत ज़्यादा हिडन रहती है, मेरे जॉब इकोसिस्टम में लोग छुपे छुपे रहते हैं, तो अब मैं भी वो छुपना स्टार्ट करूँगा। जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, हो सकता है बिज़नेस में अनएथिकल प्रैक्टिसेस का यूज़ करने लग जाए, या फिर आपका बिज़नेस ऐसा होने लग जाए जिसमें आप थोड़ा सीक्रेटिव व्यवहार ज़्यादा कर रहे हो। जहाँ से माल आ रहा है, जहाँ पे आप माल बेच रहे हो, सब में वो सीक्रेटिव एलिमेंट आपने लगा रखा है, हिडन होके उसके अंदर आप चल रहे हो। तो ये आता है 5th हाउस अष्टम भाव के राहु से। द डार्क पुल ऑफ प्लैनेट राहु इज हियर। अब उन लोगों के लिए जो सेशन को यहाँ तक देख रहे हैं, एक एडवांस पॉइंट इज राहु जिस भी हाउस में ट्रांजिट करते हैं वहाँ पे टॉरस की एनर्जीज आती ही आती हैं। अगर वो आती हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा बन जाता है। टॉरस की एनर्जी फैमिली की, तो मुझे कैंसर लगन के लोग जो हैं थोड़ा सीक्रेटिव होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन क्या वो खुद के लिए ऐसा हो रहे हैं? नहीं, वो अपनी फैमिली के लिए ऐसा हो रहे हैं। वो अपने परिवार के लिए, परिवार को बचाने के लिए, फैमिली को सस्टेन करने के लिए, किसी जॉब को सस्टेन करने के लिए सीक्रेटिव होते दिखाई दे रहे हैं। तो कई बार आपने ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे कि भाई नज़र बहुत लग जाती है, कोई दूसरा मेरे बारे में जानता है, वो चीज़ ब्रेक कर जाती है, मेरे रिलेशन फेल हो जाते हैं कॉज मैं दुनिया को बता देता हूँ। वो समस्याओं का सामना हम नहीं करने वाले हैं। सोसाइटी से पृथकता और अपने ही काम के अंदर लगे रहना, ये है राहु की कॉल। ऐसे ही मैनिफेस्ट किया जा सकता है। उपाय क्या है? बेस्ट टू बेस्ट अष्टम के राहु का 6 to 8, 6 से 8 बजे 6 to 8 PM पे आपको माँ काली का ध्यान करना चाहिए। और माँ काली के हर देवता के जो होते हैं वो सहस्त्र नाम मौजूद होते हैं, फिर भी आप 1 से 2 नेम लेके भी अगर उनका ध्यान करते हैं तो वो बेस्ट रेमेडी है। इस राहु से सब कुछ मैनिफेस्ट किया जा सकता है। अगर हम केतु को देखें तो केतु आपकी लगन के बहुत करीब आ गए हैं, 2nd हाउस में है। आप अपनी लगन से बाहर पैर रखते हो, 2nd की तरफ जाते हो, आपको दिखता है केतु। इसका मतलब है कि डिटैचमेंट की लेयर बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स ने हमारे लिए लगा दी है। और ये जो डिटैचमेंट है 2nd हाउस की तरफ, ये डिटैचमेंट आना कहीं ना कहीं परिवार से, परिवार की साइड से जो बिग फैमिली है उससे एक डिटैचमेंट है। अब इसका इम्पैक्ट कैसे आएगा? देखिए, जिन लोगों के एंसेस्ट्रल फैमिली में अभी भी लीगल इश्यूज़ या फिर पैसे का वो चल रहा है ना, उन लोगों के लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आपको एक सेटलमेंट दे सकता है। प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी इशू चल रहा है, तो उससे सहायता आपको प्राप्त हो सकती है। ये दूसरा पॉइंट है। 3rd पॉइंट है 2nd हाउस धन का हाउस है। केतु का वहाँ पे आना, पास्ट से धन पे प्रभाव। अगर आपका पैसा कहीं रुका हुआ है, अटका हुआ है, कोई चीज़ थी, कोई एग्रीमेंट था, फेल कर गया, वर्क नहीं कर पाया, तो वहाँ पे हमें कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख सकता है कि आपको एकदम से रुका हुआ पैसा वापस मिल जाए। 4th इम्पैक्ट ऑफ दिस केतु इन द 2nd हाउस इज कि ये आपके इंट्यूशन की पावर को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे ला देता है। जब आपका इंट्यूशन बहुत एक्सट्रीम पे होगा तो आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इनसे अर्निंग कर पाओगे। सीखते तो बहुत लोग हैं, लेकिन अर्निंग करने के लिए ये अलाइनमेंट आपको चाहिए, तो ये उन लोगों के लिए बेस्ट है। फॉरेन ट्रैवल की अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हो तो वहाँ भी ये केतु 2nd हाउस में अच्छा बन सकता है, क्योंकि केतु जिस भी हाउस में ट्रांजिट करेगा वहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जीज होंगी। अब तभी तो आप कहते हो ना केतु बड़ा मिस्टिकल है, वो स्कॉर्पियो से मिस्टिकल है। तो यहाँ पे 2nd हाउस में मिस्टिकल एनर्जीज आने का मतलब है आपकी पूरी फैमिली थोड़ा मिस्टिकल अप्रोच को आने वाले समय में तैयार कर रही है। मिस्टिकल हो रहे हो, थोड़ा सीक्रेटिव हो रहे हो, थोड़ा हिडन तरीके से चीज़ों में चलना चाह रहे हो।
अब आपको लगने लगेगा यार नहीं, बहुत ज़्यादा लोगों को अपने साथ रखना एंड ऑल वो अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सीक्रेटिव होकर चलता है। तो मैं इस ट्रांजिट को बेस्ट टू बेस्ट मानता हूँ व्हेन कम्स टू द प्रोफेशन, व्हेन कम्स टू द हेल्थ साइड में भी आप कह सकते हो कि ठीक है भाई, थोड़ा अनडायग्नोज हेल्थ इशूज़ देता है, बट उसके उपाय हम कर सकते हैं, उसके उपाय हो सकते हैं। बट कम्स टू रिलेशनशिप और मैरिज, वहाँ पे आपको सारी दुनिया अपने साथ चाहिए मैरिज में, और यहाँ पे केतु राहु वो दे नहीं रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे इस प्लैनेट ने हमें अटका दिया है। बेस्ट उपाय क्या हो सकते हैं? वेल, सेकंड हाउस जो है वो ब्रह्म ऊर्जाओं को रखता है, ब्रह्म मुहूर्त की ऊर्जाएं जो है सेकंड हाउस से लगन तक स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं तो कहूँगा सुबह के 3 बजे 4 बजे आपको लॉर्ड हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए, मंत्र जाप करने चाहिए, वो बेस्ट टू बेस्ट उपाय है। और अपने आसपास के किसी मंदिर से अगर आप कोई धागा या ताबीज़ बंधवा लेते हो, नो मैटर कौन सा धागा है कौन सा ताबीज़ है, क्योंकि केतु एक ऐसा प्लैनेट है जिसे ऑकल्ट की पावर चाहिए। तो अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आप बहुत अच्छा मैनिफेस्ट भी कर सकते हो और इस ट्रांजिट को अपने अनुकूल भी कर सकते हो। सो दिस इज़ फॉर केतु इन द सेकंड हाउस। अगर हम लियो लगन की बात करें तो उनके लिए जो ट्रांजिट है ऐसा है कि पूरा का पूरा कार्मिक एक्सेस ही आपके लगन और 7th हाउस में आ गया है। राहु आपके 7th हाउस में है, केतु आपके लगन के अंदर आ गए हैं। अब आप देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग फेज में एक बात बताई थी कि राहु और केतु जब किसी पर्सन पे अपना प्रभाव डालते हैं तो चीज़ें सर्कमस्टांसेस के अनुसार सेटअप हो जाती हैं। एक होता है भाग्य, फ्री विल, और एक होता है कि भाई फ्रीडम, और एक होता है कि आप कंट्रोल में हो कर्म के। तो यहाँ जो कर्म का कंट्रोलर है, संचित कर्म का प्लैनेट है, प्लैनेट केतु, वो लगन में ही आके बैठ गया। उसने कहा मैं लगन में ही बैठ जाता हूँ। तो आपके ऊपर केतु का प्रभाव एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम देखने को मिलेगा, और जो हमें फ्रीडम चाहिए वो हमें 7th हाउस में राहु के ट्रांजिट से मिलती है। तो अगर हमें मैनिफेस्ट करना है तो हमें राहु को 7th हाउस में समझना पड़ेगा। 7th हाउस का मूल काम है इच्छाओं को पूरा करना। कौन सी इच्छाएं पूरी होती हैं 7th हाउस से? वो इच्छाएं जो कि पार्टनरशिप में चलती हैं, जिसमें यू एंड योर पर्सन, यू एंड योर बिजनेस पार्टनर इंक्लूडेड है, वो इच्छाएं पूरी होती हैं। वहाँ पे राहु होना इंडिकेट करता है कि हम स्वयं किसी इच्छा को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते पूरी तरह, हमें कोई साथी चाहिए। तो ऐसे लोग जो स्पिरिचुअल यात्रा कर रहे हैं या स्पिरिचुअलिटी के अंदर कुछ अचीव करना चाहते हैं, उन्हें गुरु चाहिए, उन्हें एक सहपाठी चाहिए, भिक्षु चाहिए, अपने साथ एक चलने वाला पर्सन चाहिए। यही इच्छा पूरी करने का एक तरीका है। अगर बिजनेस आप कोई कर रहे हो, स्टार्टअप डाल रहे हो, तो आपको एक साथी चाहिए, मैनेजर चाहिए, कोई पर्सन चाहिए जो कि वो पार्टनरशिप की ऊर्जाएं आपको दे सके। एंड द थर्ड एंड द बिगेस्ट थिंग इज़ द मैरिज। वहाँ पे आपको फ्रीडम दे दी गई है प्लैनेट राहु के द्वारा, और राहु जब आपको फ्रीडम देता है तो द कॉन्सेप्ट ऑफ जुपिटर नॉट वर्क्स आउट। सोसाइटी, समाज, पुराने ऑर्थोडॉक्स कॉन्सेप्ट्स वो वर्क ही नहीं करते। तो राहु का 7th हाउस में आना इंडिकेट करता है कि न्यू ऑप्शंस यहाँ पे ओपन अप हो रहे हैं। जिनकी मैरिज हो चुकी है उनके लिए ये ट्रांजिट ऐसा रहेगा जिसमें आप न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे अबाउट योर पर्सन की पर्सनालिटी और स्पाउस की पर्सनालिटी की न्यू बारीकियाँ, उसका व्यू, उसका बिहेवियर, उन सबको आप एक्सप्लोर करने वाले हो, देखने वाले हो, समझने वाले हो। और जिन लोगों की मैरिज अभी नहीं हुई है उनके लिए 7th हाउस का राहु इंडिकेट करता है कि कोई रिलेशन या तो मैरिज में जाएगा या कोई नए रिलेशन की अपॉर्चुनिटी बनेगी ही बनेगी, क्योंकि पूरा का पूरा पुल आ गया है आपके 7th हाउस के अंदर। कोई इच्छा पूरी करी ही नहीं जा सकती बिना 7th हाउस को इंक्लूड करे, क्योंकि सारी मैनिफेस्टेशन 7th हाउस से ही पिकअप कर रही हैं, उठ रही हैं। तो हमें 7th हाउस के राहु को अच्छी तरह से समझना चाहिए। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट किसी भी पर्सन का इंक्लूड होके कोई इच्छा, कोई डिज़ायर आपकी कंप्लीट करा सकता है। और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? ये एंजाइटी, स्ट्रेस को लेके आता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम आपके पास कम है, आपके ओपोनेंट के पास ज़्यादा है, क्योंकि आपकी लगन के ऊपर केतु का ट्रांजिट है। केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो बिलीव करते हैं पास्ट टेंस में, था, थे, थी, थे, पिछले समय में था। उनका लगन में आना पॉजिटिव साइड इज इंट्यूशन, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट पावर आपके अंदर आने लगेगी। अब जो इन चीज़ों में है ही नहीं, मान लीजिए, उसके ऊपर कैसा इन्फ्लुएंस आएगा? उसके दादा पक्ष ने, ग्रैंडफादर ने, फादर ने जो भी प्रॉपर्टी बनाई है, जो भी कर्मा करे हैं अच्छे, उनका प्रभाव आपके ऊपर आएगा। भाई इस पर्सन ने बहुत एफर्ट दिए होंगे ना, पहले भी ये काम तो कर रहा था, तो उसका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा। आपने जो भी स्टोर कर लिया है अब तक, उसका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। तो अगर आप किसी स्किल में बहुत माहिर हो, कोई स्किल हैंड है आपका, किसी स्किल के ऊपर आपका कंट्रोल है, कोई स्किल है आपके पास, तो यही स्किल आपको पार उतार सकती है। जितना आप इस स्किल को पावर दे दो उतना आपके लिए बेटर हो सकता है। कई लोग होते हैं जिन्हें कई नई नई भाषाएं आती हैं, फ्रेंच आती है, स्पेनिश आती है, वो उनकी स्किल है। अब ये पर्सन अगर इस स्किल का यूज़ करे तो ये जॉब भी सेट कर लेगा, रिलेशनशिप भी सेट कर लेगा, मैरिज भी सेट कर लेगा। अब अगर ये इस स्किल को भूल जाता है और कुछ नया काम करता है तो वर्क ही नहीं करेगा। केतु मीन्स पास्ट,
पास्ट में जो भी कर रहे थे, पास्ट से स्किल भी आती हैं, और स्किल ही एस्ट्रोलॉजी भी एक तरह की स्किल है, इसीलिए केतु एस्ट्रोलॉजी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ऐसे सारे साइंस जो कि केतु से उठते हैं वो आपकी लाइफ को सेटअप कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेगेटिव साइड ऑफ केतु एंड राहु इज एंजाइटी, स्ट्रेस, क्योंकि चीज़ें हमारे कंट्रोल में थोड़ी नहीं है। उपाय क्या हो सकते हैं? दोनों ही प्लैनेट जो हैं रिप्रेजेंट करते हैं सूर्य उदय को, सूर्य अस्त को। 7th हाउस सूर्य अस्त है, लगन में सूर्य उदय होता है। सूर्य उदय के समय केतु को प्रैक्टिस करना चाहिए। थोड़ा शांत तरीके से केतु को अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो, आप सूर्य के सनलाइट के अंदर ही कोई मेडिटेशन कर सकते हो। नए मेडिटेशंस को ट्राई किया जा सकता है, या फिर जो स्पिरिचुअल पुस्तकें आती हैं स्पेशली रिटर्न इन द संस्कृत, ध्यान रखिएगा संस्कृत में जो लिखी गई है उनको पढ़ना चाहिए सुबह के समय। वो आप मंत्र रूप में पढ़ सकते हो या फिर आप उसको अध्ययन कर सकते हो। 4th रेमेडी में आप यहाँ पे शहद का यूज़ कर सकते हो। केतु को शहद जो है काफ़ी पसंद है, तो यहाँ पे शहद का यूज़ अपने खाने पीने में ज़्यादा करना चाहिए, ये एक अच्छा उपाय हो सकता है। फॉर द राहु इन द 7th हाउस, सूर्य अस्त की ऊर्जा है। 7th हाउस के राहु में सूर्य अस्त की ऊर्जाएं हैं, इस बात को ध्यान रखिए। इसको अगर आपको अपने अनुकूल बनाना है तो आपको क्या करना चाहिए? इसमें आपको सूर्य अस्त के समय, जब सूर्य अस्त हो जाता है उस पर्टिकुलर टाइम पे ध्यान करना चाहिए। इवनिंग के टाइम पे माँ काली का ध्यान किया जा सकता है, बिकॉज काली माता जो है वो शनि से और केतु से, राहु से, दोनों से लिंक्ड है 10 महाविद्यास में, तो उनका ध्यान किया जा सकता है। या फिर सिंपल टू सिंपल रेमेडीज, सूर्य अस्त के समय आप और से सूर्य अस्त के समय यहाँ पर 7th हाउस में वी जस्ट कैन यूज़ मिक्सड अप थिंग्स, कई चीज़ों का जो मिक्स रूप होता है ना उसका यूज़ करना चाहिए। या फिर सूर्य अस्त के समय आप अगर मान लीजिए कोई न्यू सॉन्ग सुनते हैं, या फिर कोई अदर कल्चर की, न्यू कल्चर का कोई ड्रामा देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, तो वो केतु को सेटिस्फाई कर सकता है। ये बेसिक रेमेडीज़ हैं उन लोगों के लिए जिनके आसपास टेम्पल्स नहीं है, जो टेम्पल नहीं जा सकते। अब मैं कहूँ शाम को 6 बजे आप उठिए और 6 बजे आप उठ के सूर्य नमस्कार करिए, या फिर आप उठ के शाम को 6 बजे कोई किताब पढ़ना शुरू करिए, एंड यू आर इन अ जॉब, कर ही नहीं पाओगे। तो बेस्ट सिंपल रेमेडीज, ईयरफोन पिक लगा लीजिए और कुछ नया सुनना शुरू कर दीजिए, कुछ न्यू, अलग हटके, जो आपने अब तक नहीं सुना हो। जो भी आपने सुन लिया वो सब केतु में गया, और जो आप नया सुनोगे, नया देखोगे, वो राहु है। राहु को कैसी फिल्में पसंद है? राहु को पसंद है थोड़ा थ्रिल, थोड़ा हॉरर, वो आपको देखना चाहिए, उससे राहु थोड़ा सेटिस्फाइड रहेगा। तो ये एक तरीका है प्लैनेट से मैनिफेस्टेशन निकालने का इन द सिंपल टर्म्स। अदरवाइज तो काफ़ी हिडन तरीके होते हैं इनको चलाने के। अगर कोई कन्या लगन का पर्सन है तो उसके लिए क्या हो सकता है? वेल, कन्या लगन के लिए राहु का जो ट्रांजिट है वो 6th हाउस में हो रहा है, केतु का जो ट्रांजिट है वो 12th हाउस में हो रहा है। अच्छी बात यह है कि कन्या लगन के जातक जो हैं वो केतु के उस एनर्जी से अब मुक्त हो चुके हैं। केतु की एनर्जी आपको नेगेटिव साइड पे दुनिया से काफ़ी पृथक कर देती है, लोग आपके जीवन को छोड़ के चले जाते हैं। यू फील कि भाई मेरी लाइफ को फ़िल्टर कर दिया है केतु ने, तो वो फिल्टर करने का प्रोसेस जो है केतु ख़त्म कर चुका है। केतु 12th हाउस में जा रहे हैं। 12th हाउस का केतु आपके अध्यात्म के लिए, लिबरेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, और मुझे लगता है ये अच्छा इसीलिए होता है क्योंकि ये आपको पहले ही फिल्टर अप कर देता है। तो आपको एक नई अपॉर्चुनिटी, नई व्यवस्था, नया इकोसिस्टम केतु ने प्रोवाइड करा है, जिसमें केतु ने फिल्टर कर दिया है आपके पुराने इकोसिस्टम को। आपको समझ आ चुका है कौन सा पर्सन अपना है, कौन सा पर्सन पराया है। तो ये तो लिमिट हुई केतु की अध्यात्म के लिए वन ऑफ द बेस्ट ट्रांजिट है, और सॉल्यूशंस के लिए वन ऑफ द बेस्ट ट्रांजिट है। केतु को लिबरेशन से जोड़ा जाता है। लिबरेशन क्या है? किसी समस्या से मुक्त हो जाना ही लिबरेशन है। तो जो भी समस्या है उसका समाधान केतु के पास है, अध्यात्म के पास है, मंत्र चैंटिंग के पास है, साधना के पास है। इन चीज़ों से ही हम मुक्त हो सकते हैं, इन समस्याओं से। केतु इन द 12th हाउस। अब हम राहु के बारे में समझते हैं। राहु इज गोइंग इन द 6th हाउस, 6ठे हाउस में राहु। राहु कैसा प्लैनेट है? राहु इज अ तामसिक प्लैनेट। राहु इज अ प्लैनेट जो कहता है कि लिमिटेशंस है ही नहीं, लिमिट की बात ही मत करो, एक्सपेंशन की बात करो। 6th हाउस को एक्सपेंड करेंगे, लिमिटेशंस वहाँ से ख़त्म हो जाएंगी। अब 6th हाउस की लिमिटेशंस क्या है? 6ठा हाउस प्रारब्ध है, वो आपको रोक देता है, कुछ करने ही नहीं देता। वहाँ पे राहु का आना आपको लिमिटेशंस का अंत दिखा सकता है, रिस्ट्रिक्शंस का अंत दिखा सकता है, आपको फ्रीडम जो है वो प्रोवाइड करा सकता है। आपसे कह सकता है कि भाई अब आप स्वतंत्र हैं। तो ये एक अच्छी कार्मिक एक्सेस है जो लगी हुई है।
6th हाउस का राहु आपको फॉरेन ट्रैवल दे सकता है, तो विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छा योग जो है यहाँ पे बनने जा रहा है। थर्ड, उन लोगों के लिए जो रिलेशन के मैटर को या मैरिज के मैटर को समझना चाहते हैं, देखिए 6th हाउस का राहु कहीं ना कहीं आपको उन लोगों के लिए जो कि किसी लीगल इश्यूज़ में आ चुके हैं, बिकॉज वो लोगों के लिए टाइम टफ था, टॉक्सिक था, तो अगर किसी लीगल इशू में आ चुके हो तो भाई से 6th हाउस के राहु से आपको वहाँ सफलता मिल सकती है, विजय आपकी अपने पक्ष में हो सकती है। उसके लिए राहु को मैनिफेस्ट करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा मैनिफेस्ट कैसे किया जा सकता है, 6ठे हाउस के राहु को यहाँ पे आपको कीर्ति मुख का ध्यान करना चाहिए। कीर्ति मुख, स्पेशली अगर मैरिज का पॉइंट है तो कीर्ति मुख का ध्यान करना यहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसे लोग, भाई ऐसे भी तो होंगे ना जिनका अब तक कुछ नहीं हुआ है, जिनका अब तक कुछ नहीं हुआ है उनके लिए राहु का 6th हाउस में आना किसी नए तरह के बंधन को लेके आता है, कार्मिक कनेक्शन को लेके आता है। तो कार्मिक कनेक्शन आपके जीवन में आएगा, इसे तो आप रिटर्न राइट करके ले जाइए, मीन्स इसे तो लिख के ले जाइए, क्योंकि केतु 12th हाउस में आगे सीधे ही बता देते हैं भाई कोई नया पर्सन भी तो देंगे, फिल्टर कर दिया जीवन को, तो वहाँ पे बहुत अच्छा है। प्रोफेशन वाइज, वर्क कल्चर वाइज, मुझे लगता है वर्क वाइज ये जो ट्रांजिट है 12th हाउस में प्लैनेट राहु का होना जॉब के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि एक तो ये अर्थ त्रिकोण है। अर्थ त्रिकोण का जब भी संबंध राहु से बनता है तो राहु उस अर्थ त्रिकोण को और मजबूत कर देते हैं, पैसे से इंसान को सिक्योर कर देते हैं। तो पैसे की सिक्योरिटी तो राहु से ही आती है। आप कितना भी कह लीजिए जुपिटर से आएगी या वीनस से आएगी, मूल रूप से सुरक्षा जो है पैसे की वो राहु से आती है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस राहु से आता है जो कि 6th हाउस में है, तो वो वहाँ पे इसे दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। हमें यूज़ करना चाहिए राहु का, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का, उनके यूज़ से ये सिक्योरिटी आ सकती है। फिर भी उन्हीं कॉन्सेप्ट्स में लगे हुए हो कि भाई 6-6, 7-7 साल से सेम एग्ज़ाम है, सेम चीज़ें हैं, सेम कुछ कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे राहु की कॉल नहीं है। राहु को सिंपल टर्म्स में अगर आपको समझना है तो राहु इज़ द फ्यूचर टेंस, होगा, होगे, होंगी। और केतु इज़ द था, थे, थी। तो था, थे, थी से तो अब हमें निकल जाना है, कर रहा था, करता था, नहीं, वो नहीं, कुछ नया करना है। और जितना राहु से कनेक्टेड करोगे उतना जॉब के चांसेस जो हैं बेटर हो जाएंगे। केतु से फ्रीडम आ रही है तो मुझे ये पूरा का पूरा एक्सेस ही अच्छा लगता है, और इस एक्सेस के लिए मैं बेस्ट कहूँगा कि फॉर मैरिज कीर्ति मुख का ध्यान करना चाहिए। फॉर द जॉब एंड प्रोफेशन आई थिंक बेस्ट रेमेडी आपके लिए रहेगी कि आप रुद्राक्ष का धारण कर लें। रुद्राक्ष की माला का धारण करना बहुत अच्छा है, और गौरी शंकर रुद्राक्ष यहाँ पे धारण किया जा सकता है। नो मैटर कोई क्या कहता है, यहाँ पे वो किया जा सकता है। क्यों किया लगन के लिए? वेल देखिए, तुला लगन के लिए जो ट्रांजिट है, प्लैनेट राहु इज इन 5th हाउस एंड प्लैनेट केतु इज इन द 11th हाउस। जो भी प्लैनेट 5th हाउस के अंदर होता है वो एक त्रिकोण बनाता है, एंड दैट त्रिकोण इज द, आप कहते हैं ना ग्रैंड ट्राइन बन गया है, तो वो जो ट्राइन है वो यहीं से बनता है 5th हाउस से, और 5th हाउस से वो लगन और नवम भाव के साथ बनता है। तो राहु का इन्फ्लुएंस आपकी पर्सनालिटी पे बहुत ज़्यादा आने वाला है, गहरे लेवल पे आने वाला है। राहु और केतु में से अगर हमें चुनना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, पिक करना पड़ेगा, तो हम राहु को पिक करेंगे, क्योंकि एक तो उसका इम्पैक्ट हमारी राइजिंग के ऊपर आ गया सीधा, एंड राहु इज ट्रांजिटिंग कुंभ, जो कि राशि ऑफ प्लैनेट शनि है, जो आपके लिए राजयोगकारी प्लैनेट है। तो आप देखिए राहु शनि हमारे लिए राजयोगकारी कनेक्शन को बिल्डअप कर रहे हैं इन 2025। अब इसका यूज़ कैसे करना है, होगा तो यार तुला लगन वाले पर्सन के लिए, लेकिन यूज़ वो कर पाएगा जो राहु के साथ साइड करेगा। जो पर्सन केतु के साथ ही साइड करता रहेगा वो इसका यूज़ नहीं कर पाएगा। द पॉजिटिव साइड ऑफ प्लैनेट राहु इन द 5th हाउस, 5th हाउस से निकलते हैं आपकी एजुकेशन, 5th हाउस से आती है जॉब सस्टेनेबिलिटी, जॉब की सिक्योरिटी। तो राहु का इन्फ्लुएंस आता है आपकी एजुकेशन पे, आपकी जॉब सिक्योरिटी पे, आपकी नई स्किल सीखने की पावर पे। राहु और जुपिटर में फ़र्क क्या है कि जुपिटर 2 से 3 ईयर के कोर्स करते हैं, लंबी लंबी पढ़ाई करते हैं, और राहु 1 से 2 मंथ का डिप्लोमा करता है, 3 मंथ का डिप्लोमा करता है और पैसा बनाना शुरू कर देता है। तो राहु इन द 5th हाउस, एजुकेशन का यूज़ इच्छाओं को पूरा करने में, एजुकेशन का यूज़ मटेरियल वेल्थ को सिक्योर करने में, एजुकेशन और स्किल्स का यूज़ जॉब को सिक्योर करने में। जितनी आपकी स्किल्स आप कहेंगे, जितनी आपकी स्किल्स बेटर परफॉर्म कर रही हैं, पॉलिश्ड है, उतना ही ज़्यादा राहु का पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आप ले सकते हैं। जॉब को सिक्योर किया जा सकता है, एक्सपेंशन रह सकता है 5th हाउस में, लेकिन उसी पर्सन के लिए जो कि अपनी स्किल्स का यूज़ कर रहा है। अब एक पर्सन है, लेट्स से 2 पर्सन है, एक राहु इन द 5th हाउस एंड द सेकंड इज केतु इन द 11th हाउस। जो केतु 11th हाउस का यूज़ करेगा वो कहेगा भाई मैं तो जो है 5 से 6 साल की कोई स्टडी कर लेता हूँ, कोई प्रोग्राम कर लेता हूँ, वो यूज़ ही नहीं कर पाएगा। राहु का छोटा सा ट्रांजिट है, इस ट्रांजिट से मटेरियल वेल्थ और जॉब दोनों को सिक्योर किया जा सकता है, बट विद आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस।
आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होनी चाहिए, हमारी थिंकिंग होनी चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग। तो राहु का 5th हाउस में होना टेक्नोलॉजी से जितने भी वर्क आते हैं उनके लिए दी बेस्ट है, स्किल्स को पॉलिश करने के लिए दी बेस्ट है, एजुकेशन लर्निंग के लिए बहुत बेस्ट है, इंग्लिश हो, स्पेनिश हो, आपको फ्रेंच सीखनी हो, उन सब के लिए बहुत बेस्ट है ये ट्रांजिट। ये आपको जॉब सिक्योर करके दे देगा और पैसा भी सिक्योर करके दे देगा। द रिलेशनशिप साइड ऑफ 5th हाउस, प्लैनेट राहु इन द 5th हाउस इज कहीं ना कहीं एक्सट्रीम अटैचमेंट आता है। कार्मिक रिलेशंस हमें कम देखने को मिलते हैं, हमें फ्रीडम ज़्यादा देखने को मिलती है। द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनशिप्स बहुत एक्टिव होने जा रहे हैं, बीट द वन नाइट स्टैंड, बीट द यू से लिव इन के कॉन्सेप्ट, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव आपको होते हुए दिखाई देंगे इन द नेक्स्ट ईयर। दशास भी मैटर करती है, ऐसा नहीं है कि हर तुला लगन का पर्सन जो है इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हो जाएगा, बट हाँ जो पर्सन थोड़ा फ्रीडम लेके चलता है इन द रिलेशनशिप मैटर्स, वहाँ पे रिलेशन सिक्योर रहेंगे। और जो पर्सन बिल्कुल रिजिड ऑर्थोडॉक्स तरीके से चलेगा वो पर्सन रिलेशंस में फेल होता हुआ दिखाई देगा। अब अगर आप सेशन को यहाँ तक देख रहे हैं तो आपके लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए। द स्पेशल पार्ट इज़ जिस भी हाउस को राहु ट्रांजिट करते हैं वहाँ पे टॉरस की एनर्जीज होती ही होती हैं। यहाँ पे टॉरस की एनर्जी है 5th हाउस में, तो आपको टॉरस को भी इक्वेशन के अंदर रखना पड़ेगा। टॉरस क्या है? आपका परिवार है। तो ऐसे लोग जिनका राहु 5th हाउस में है, अगर परिवार को इंक्लूड कर ले कि मुझे अच्छी एजुकेशन करनी है, डिप्लोमा लेना है, जॉब सिक्योर करनी है फॉर माई फैमिली, तो यह काम आसानी से हो जाएगा। और जिसने परिवार को इंक्लूड नहीं करा, फैमिली को इंक्लूड नहीं करा, उसके लिए ये आसानी से नहीं होगा। तो ये फ़र्क आता है। उपाय क्या हो सकते हैं? बेस्ट टू बेस्ट उपाय फॉर राहु इन द 5th हाउस इज़ कि आप जो है वो स्टार्ट कर दीजिए टॉरस की एनर्जीज को अपनी लाइफ के अंदर लेके आना। पहला पॉइंट तो यही से निकलता है। एंड द सेकंड इज़ कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको विष्णु सहस्त्र नाम करना होगा। क्यों करना होगा? ये हाउस बाली को रिप्रेजेंट करता है, वो अलग बातें हैं, लेकिन ये विष्णु सहस्त्र नाम का मैनिफेस्टेशन करना, उपाय करना हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और टाइम ड्यूरेशन में मैं कहूँगा कि नाइट के टाइम पे भी 8 to 9 पे इसे किया जा सकता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि वो जो ब्रह्म मुहूर्त है ना, ऑल द टाइम की सारे मंत्र ब्रह्म मुहूर्त में ही होने चाहिए, वो गलत है। इट नॉट कि ऑल द टाइम वही होना चाहिए। हर हाउस एक पर्टिकुलर टाइम पे राइज करता है। 5th हाउस एक पर्टिकुलर टाइम पे राइज करता है। लगन पर्टिकुलर टाइम पे राइज करती है। ब्रह्म मुहूर्त का इन्फ्लुएंस लगन पे आता है। हमें 5th हाउस पे चाहिए तो हमें 8 to 9 के टाइम ड्यूरेशन को पिक करना चाहिए। उसमें अगर हम मंत्र जाप करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अब बात आती है केतु की इन द 11th हाउस। केतु क्या करेंगे? 11th हाउस डिज़ायर्स का हाउस है। केतु लिमिटेशंस के प्लैनेट है, इच्छाओं को लिमिट करके चलता है, संतोष ला के चलता है। तो बड़ा संतोषी स्वभाव हमारा होने जा रहा है। फ्रेंड सर्कल में एक डिटैचमेंट की लेयर जो है बन रही है। फ्रेंड सर्कल से हम थोड़ा सा डिटैच हो रहे हैं, थोड़ा सा दूरी वहाँ से बन रही है। और पर्सन की अप्रोच जो है लिबरेशन ओरिएंटेड अप्रोच है कि भाई ठीक है, मुझे मेरा पूरा का पूरा फोकस है, फोकल लेंथ है अपने 5th हाउस पे रखनी है रादर देन द 11th हाउस। इफ 11th हाउस इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, लेट्स से द पर्सन, आप किसी अच्छे फ्रेंड ग्रुप में नहीं रहे, फ्रेंड सर्कल आपका आपसे दूर हो गया, कोई बात नहीं है, आपको 5th हाउस पे आपको ध्यान रखना है, तभी आप मैक्सिमम प्राप्त कर पाओगे। क्योंकि आने वाले टाइम में मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जो भी हाउस केतु से प्रभावित होता है उसमें स्कॉर्पियो की एनर्जी आती है, वो थोड़ा मिस्टीरियस हो जाता है। तो 11th हाउस मिस्टीरियस है। 11th हाउस क्या है? इनकम की ग्रोथ। इनकम की ग्रोथ थोड़ी मिस्टीरियस होती है। आपको लगेगा यार होगी नहीं होगी, इनमें माइंड ज़्यादा हमारा उलझ जाएगा। उलझना नहीं है। फ्रेंड सर्कल, आपके दोस्त यार जो होंगे वो सीक्रेटिव होकर चलेंगे कि यार इसको ये चीज़ बताएं या ना बताएं। अगर आप वहाँ टाइम इन्वेस्ट करते हो तो गलत है, क्योंकि वो केतु की वजह से हो रहा है। लेट इट बी, ठीक है भाई, तुम ये खेल खेलोगे हमें पता है, तो हम तुम्हारे खेल में इंटरेस्टेड ही नहीं है। क्योंकि हम राहु के अंदर इंटरेस्टेड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो हमारा फेवरेबल प्लैनेट इस समय बना है। दोनों ही प्लैनेट जीवधारी नहीं है, शरीर दोनों के पास नहीं है। तो 11th हाउस और द 5th हाउस दोनों में अशारीरिक एनर्जी दिखाई देगी। इट मीन्स द रिलेशन पॉसिबल हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रहे, या फिर हो सकता है कि द 11th हाउस फ्रेंड सर्कल वो भी दूरी के ही रहे। मतलब हमारा इकोसिस्टम जो है वो ऐसा होगा जिसमें हम हैं और हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। पर्सन लोग उसमें बहुत कम देखने को मिलेंगे आपको प्रभावित करते हुए। सो दिस इज फॉर राहु एंड केतु। उपाय हमने इंक्लूड कर लिए हैं, इनको करने से चीज़ें बेटर हो सकती हैं। अगर आपको और सेशन चाहिए तो हमारे साथ कनेक्ट बनाए रखिए। फॉर द स्कॉर्पियो लगन क्या हो सकता है? राहु 4th हाउस की तरफ, केतु 10th हाउस की तरफ। केतु का 10th हाउस में होना गाइज बहुत अच्छा होता है, क्योंकि केतु जिस भी हाउस में होता है वो पास्ट की एनर्जीज को वहाँ पे पुट कर देते हैं, पास्ट को वहाँ पे लाके डाल देते हैं। तो हमारे इतने सारे जन्म रहे हैं तो हमने कई नई नई स्किल्स सीखी होंगी। भाई किसी जन्म में आप एस्ट्रोलॉजर रहे होगे, किसी जन्म में आपने टैरो परफॉर्म करा होगा, किसी जन्म के अंदर आपने किसी तरह की स्किल को यूटिलाइज करा होगा।
तो केतु स्किल्स के प्लैनेट हैं, क्योंकि केतु पास्ट को दिखाता है। वो प्लैनेट आपके वर्क लाइफ को प्रभावित कर रहा है। इसका पॉजिटिव साइड ये है कि स्किल्स हमारे वर्क लाइफ को प्रभावित करती है, और स्किल्स में मैं बहुत ज़्यादा पारंगत होने जा रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजी की जा सकती है, टैरो रीडिंग किया जा सकता है, कुछ भी ऐसा वर्क किया जा सकता है जिसमें नई स्किल की आवश्यकता हो। इलेक्ट्रिकल ग्रेड एक स्किल है, मैकेनिकल हो जाना एक स्किल है, डॉक्टर बन जाना एक स्किल है। तो ये सारी स्किल जो है वो 10th हाउस के अंदर बहुत ज़्यादा आ रही हैं। सेकंड साइड हीलिंग का साइड है, तो हीलिंग से रिलेटेड जो भी प्रोफेशन होता है उसमें अपने आप को लगाया जा सकता है। लेकिन केतु इंडिकेट करते हैं लिमिटेशंस को, बंधनों को, और बंधनों को काटते भी हैं। तो इस ट्रांजिट का शुरू जो होता है, शुरू का जो फेज़ है, और अभी से आपको महसूस होने लगा होगा कि मेरी वर्क लाइफ में बहुत ज़्यादा बंधन है, बड़ी लिमिटेशंस है यहाँ पे तो मुझे वो फ्रीडम ही नहीं है, मैं वो काम ही नहीं कर पाता हूँ। लेकिन जैसे जैसे ये ट्रांजिट होगा ना, वैसे वैसे आपके वो सारे बंधन कटते हुए चले जाएंगे। आपको क्या करना होगा, इसे मैनिफेस्ट करना होगा। और मैनिफेस्ट कैसे किया जाएगा? केतु जहाँ पे भी ट्रांजिट करते हैं वहाँ स्कॉर्पियो की एनर्जी हमेशा होती है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अष्टम में भी स्कॉर्पियो, 10th में स्कॉर्पियो की एनर्जीज होंगी। स्कॉर्पियो की वजह से केतु से कुछ ब्लैमिश लग सकता है, तो इसको ध्यान रखना चाहिए कि कोई दाग, कोई धब्बा हमारे वर्क लाइफ पे लग सकता है, जस्ट कॉज ऑफ द बॉस, सीनियर्स। वो कुछ ऐसा कह सकते हैं जो मुझे पसंद ना आए। जो मेरी एक रिपोर्ट बनती है, द CR रिपोर्ट से समथिंग इन द गवर्नमेंट, वो बनती है, उसमें ब्लैक स्पॉट लग जाता है कि भाई ये पर्सन जो है वो ऐसा अच्छा नहीं है, वैसा अच्छा नहीं है। तो सरकार से, गवर्नमेंट से, ऑफिशियल से किसी भी तरह की कोई भी दुश्मनी पालना हमारे लिए ठीक नहीं है। अब इसका जवाब मिलेगा, तरीका भी होता है एक लड़ाई लड़ने का, उसका जवाब राहु के पास है। तो हमें वहाँ फाइट नहीं करनी चाहिए। और बेस्ट पार्ट ये रखना चाहिए कि हम हमेशा कोशिश करें, जिस भी वर्क में हम लगे हुए हैं उसमें हम रिसर्च बहुत कर रहे हैं, और स्कॉर्पियो की एनर्जी की वजह से किसी देवी की तरफ अपना डिवोशन डाल देना चाहिए। देवी की तरफ जैसे ही आप डिवोशन डालते हो, आपके काम बनने लग जाएंगे अपने आप ही। तो डिवोटेड होना चाहिए टुवर्ड अ देवी। राहु इन द 4th हाउस, राहु 4th हाउस में क्या इंडिकेट करते हैं? राहु 4th हाउस में इंडिकेट करते हैं कि भाई एक मटेरियल का प्लैनेट है, मटेरियल को दिखाता है। 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, जो हाउस ऑफ योर फैमिली है। अब यहाँ पे राहु एक्सपेंशन लेके आएंगे, ग्रोथ लेके आएंगे। तो हमें मटेरियल वेल्थ में, फैमिली साइड में कुछ ग्रोथ दिखाई देती है, जस्ट कॉज ऑफ राहु। राहु कैसा प्लैनेट है? राहु फ्यूचर टेंस में बिलीव करता है, होगा, होंगे, फ्यूचर। राहु की अप्रोच थोड़ी नई अप्रोच है। 4th हाउस से मैरिज भी आती है, लेकिन नई अप्रोच से। नई अप्रोच का मतलब है कुछ न्यू होना, कुछ नयापन आपको अपने रिलेशंस के अंदर दिखाई देगा। ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है प्लैनेट राहु का इन द 4th हाउस, कि हमें कुछ नयापन वहाँ दिखाई देता है। आप कह सकते हैं लिव इन के कॉन्सेप्ट एक्टिव हो सकते हैं, जिनके कोई रिलेशन है, एक्टिवेटेड है उनके लिए। या फिर अगर मैरिज की संभावनाएं बन रही हैं चार्ट के अंदर, तो आई थिंक राहु का 4th हाउस में होना वहाँ भी बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि कार्मिक प्लैनेट जब भी 4th हाउस 10th हाउस को इन्फ्लुएंस करते हैं ना, पर्सन के जीवन में बड़े इवेंट होते हैं, क्योंकि उसका प्रोफेशन भी एक्टिव हो गया है और उसकी पर्सनल लाइफ भी एक्टिव हो गई है। इन दोनों में बैलेंस इस्टेब्लिश कैसे किया जाएगा? क्योंकि केतु 10th हाउस में आपको वर्क की तरफ खींचेंगे, पुश करेंगे, बुरी तरह पुल करेंगे, और राहु 4th हाउस में आपको परिवार की तरफ खींचेगा। तो इनमें बैलेंस कैसे लाया जाए, और बैलेंस लाने का बेस्ट तरीका मैं आपको बता सकता हूँ, एंड दैट तरीका इज़ हमें लॉर्ड शिव के फॉर्म त्रिपुरारी की पूजा करनी चाहिए। अब आप कहेंगे त्रिपुरारी की पूजा क्यों करनी है? उसका भी रीज़न है, बट रीज़न को आप किसी और शॉर्ट में या किसी और वीडियो में देखेंगे। बट हाँ, लॉर्ड शिवा के फॉर्म त्रिपुरारी, उनकी पूजा करनी बहुत आवश्यक है, जिससे हम इस पूरे के पूरे एक्सेस को बैलेंस कर पाएँ। उनकी पूजा कैसे करनी है, या तो हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, पूरा का पूरा एक ब्लॉग हम डाल देंगे, जिसमें हम आपको बता देंगे कि भाई कैसे मंत्र चैंट किया जा सकता है और कैसे पूजा की जा सकती है। क्योंकि ये बहुत आवश्यक है 4th हाउस और 10th हाउस में होना। आपने एक और नेम जो है वो सुना होगा या नहीं सुना होगा, उसके बारे में नहीं कह सकते, द कीर्तिमुख, जिसका निर्माण लॉर्ड शिवा करते हैं। बिकॉज हमें जो डिवोट होना है ना, वो इधर केतु इन द 10th हाउस इज इंडिकेटिंग टुवर्ड माँ काली, राहु इन द 4th हाउस इज इंडिकेटिंग लॉर्ड शिवा। तो इन्हीं की तरफ होना है। तो लॉर्ड शिवा निर्मित करते हैं, उनका ये एक फॉर्म, उनका एक आप कह सकते हैं कि एक रूप प्रतिरूप, वो है कीर्तिमुख, जो कि राहु को काउंटर करता है। तो जो डिसबैलेंस आएगा ना, अनबैलेंस होगा 4th हाउस और 10th हाउस में, पर्सनल लाइफ वर्सेस प्रोफेशनल लाइफ जो होने जा रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए कीर्तिमुख की तरफ मूव किया जा सकता है। लॉर्ड शिवा के भी 32 प्रकार होते हैं, 32 फॉर्म्स ऑफ लॉर्ड शिवा होते हैं। उसमें से डांसिंग फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा, नृत्य करते हुए गणपति, आप इसको गूगल पे डाल दीजिएगा, डांसिंग फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा, लॉर्ड गणेशा।
उनके मंत्र मिल जाएंगे, फ़ोटो मिल जाएगी, उसको रखना चाहिए, घर में रखना चाहिए। वर्क लाइफ में जहाँ पे आपका ऑफिस सेटअप है वहाँ रखना चाहिए। उससे बड़ी शांति आ सकती है। लॉर्ड गणेशा के 32 प्रकार हैं और वो कहीं ना कहीं कुछ प्रकार उनके सीधे इस राहु और केतु के लिए है। तो यहाँ जितने भी आप एफर्ट्स देते हैं ना, वो आप अपने चार्ट के 3rd हाउस से देते हैं, और जो उनको अप्रिशिएट किया जाता है, भाग्य जो होता है वो 9वें भाव से आता है। 9वें भाव में केतु का आगमन और 3rd हाउस में प्लैनेट राहु का आगमन। तो 3rd हाउस का एक्सेस 9वें हाउस के एक्सेस के साथ वेल ट्यून कर रहा है, कनेक्ट हो रहा है राहु और केतु की वजह से। जो पर्सन इस राहु और केतु के एक्सेस को अपने लिए फेवरेबल बना लेगा, उस पर्सन के जितने भी एफर्ट्स होंगे उनको अप्रिशिएट किया जाएगा। लेट्स से यू आर डूइंग समथिंग इन द रिलेशनशिप, इन द जॉब साइड, वर्क साइड, बिजनेस साइड, कुछ नया आप कर रहे हैं, अब उसका अप्रिशिएट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? लोग उसे किस तरह से देखेंगे? क्या वो आपको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? इसका आंसर आपको इस एक्सेस से मिलेगा, राहु और केतु के एक्सेस से मिलेगा। तो राहु 3rd हाउस की तरफ गोचर कर रहे हैं। 3rd हाउस आपके एफर्ट्स का हाउस है। यहाँ पे राहु का आना एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को दिखाता है, एडवांस आइडियाज़ को दिखाता है। जितने भी लोग धनु लगन के इस समय हैं, उनके एफर्ट्स में आपको राहु का ब्लेंड देखने को मिलेगा, राहु का टच देखने को मिलेगा। उनके हर एफर्ट में आपको राहु की ऊर्जा समाहित होती हुई देखने को मिलेगी। कुछ नया करने की ऊर्जा, कुछ न्यू ट्राई करने की ऊर्जा, समथिंग न्यू जो कि आपकी फैमिली ने कभी ट्राई नहीं करा, वो ऐसी चीज़ें जो है ट्राई कर सकते हैं। फॉरेन ट्रैवल की पूरी पॉसिबिलिटीज़ 3rd हाउस के राहु से आती है, या फॉरेन जाके स्टडीज़ करना, वर्क करना, इसकी एनर्जीज 3rd हाउस के राहु से आती है। मूलतः तो ये वर्क परमिट को दिखाता है, क्योंकि 3rd हाउस एफर्ट्स का हाउस है। 3rd हाउस का राहु आपको रिलेशनशिप में एक नए ही तरीके से एफर्ट देने की ऊर्जाओं को दिखाएगा, और उन लोगों के रिलेशंस या एफर्ट्स फेल करेंगे, वो लोग कुछ नया नहीं कर पाएंगे जो लोग पास्ट से इसे कंपेयर करेंगे। अगर आपको लगेगा कि भाई ठीक है, मेरे इकोसिस्टम में, मेरी फैमिली में, मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि वो काम कर रहा है जो मैं करता हूँ, तो आप फेल कर जाएंगे। क्योंकि राहु 3rd हाउस में इंडिकेट यही कर रहे हैं कि भाई तुझे कुछ नया करना होगा, समथिंग न्यू। राहु को हम कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है इस प्लैनेट की। तो वही पर्सन इससे मैक्सिमम प्राप्त कर सकता है जो इस बात को पहले ही एक्सेप्ट कर ले। जिस पर्सन ने इसे एक्सेप्ट नहीं करा, वो हमेशा डाउट करेगा, क्योंकि राहु एक तरह से इल्यूजन और डार्कनेस को भी दिखाते हैं, डाउट करने को भी दिखाते हैं। 3rd हाउस आपके एफर्ट्स का है। आप कोई भी काम करोगे, राहु उसमें डाउट ला देंगे। डाउट कैसा होगा? आप कंपेयर करोगे अपने आप को अपने फैमिली से, फ्रेंड सर्कल से। आप ये कहोगे नहीं भाई, और कोई तो है ही नहीं जो ऐसा काम कर रहा है, मैं ही कर रहा हूँ, कहीं मैं गलत डायरेक्शन पे, गलत रास्ते पे तो नहीं चल रहा। तो ये होता है राहु के 3rd हाउस में गोचर से। द पॉजिटिव साइड इज किसी भी तरह की किसी भी ऊर्जा को अपने अंदर आत्मसात किया जा सकता है, मैनिफेस्टेशन किया जा सकता है, मटेरियल वेल्थ को निश्चित रूप से प्राप्त किया जा सकता है, और हर एफर्ट आपका राहु के ब्लेंड, राहु के टच को लेके आएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन, या फिर जिनके नए आइडियाज़ हैं, लिबरल जिनके अप्रोच है, उन लोगों के साथ। और जितना आप राहु के अनुसार चलने की कोशिश करोगे, आई थिंक उतना ही मैक्सिमम यहाँ प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि 3rd हाउस का मूल मालिक राहु है या मंगल है। राहु और मंगल की वजह से असर्टिव हो जाता है पर्सन बहुत ज़्यादा। वो ऐसा हो जाता है कि नहीं, मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूँगा, वही ट्राई करूँगा। तो यहाँ पे वो जो फैमिली की कॉल होती है ना, कि आप लोगों के साथ मिल पाओगे, फैमिली के साथ अच्छे कनेक्शंस रख पाओगे, वो इतनी ज़्यादा सेटअप नहीं हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सोलो कॉल है, क्योंकि 3rd हाउस जो है वो काम का त्रिकोण है। 7th हाउस भी काम है, 11th हाउस में भी डिज़ायर है। फ़र्क ही तो समझना है ना। 3rd हाउस की डिज़ायर क्या है? कि मेरी खुद की इच्छा जो मैं करना चाहता हूँ। 7th में पार्टनरशिप करते हो आप स्पाउस के साथ, 11th में आप फाइनल कर लेते हो भाई करना है या नहीं करना है। तो 3rd में नई नई इच्छाओं का जन्म होगा, न्यू डिज़ायर्स जो है वो आपको बाहर निकलती हुई दिखाई देंगी, जिसकी वजह से रिलेशनशिप साइड या फिर फैमिली साइड, उनके साथ बने हुए संबंध, रिलेशंस जो हैं थोड़े झटके खा सकते हैं। तो इसे ध्यान रखें। और जो चाहते हैं कि ऐसा उनके साथ ना हो, वो किसी जिम को ज्वाइन कर लें। प्रैक्टिकल रेमेडी तो ये है, एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिए। 3rd हाउस का राहु एक्सरसाइज को दिखाता है। और सेकंड, स्पिरिचुअल रेमेडी क्या हो सकती है? स्पिरिचुअल रेमेडी के अंदर 3rd हाउस बिलोंग्स टू माया। ये मूल रूप से माया को बिलोंग करता है। तो जो भी हाउस माया को बिलोंग करता है, वहाँ पे आपको माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पे 12 नेम्स ऑफ माता लक्ष्मी, 12 नेम्स ऑफ माता लक्ष्मी चैंट करने चाहिए। मैं कहूँगा बेस्ट टाइम फॉर चैंटिंग है रात के 10 से 11 बजे। फिर भी अगर आप इवनिंग में चैंट कर लें तो भी बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। मॉर्निंग की जगह इवनिंग में या फिर नाइट के 10 to 11 बजे चैंट करने चाहिए 12 नेम्स ऑफ माता लक्ष्मी। कितनी काउंटिंग पे? 9 बार तो कम से कम करें, क्योंकि इसका आंसर आपको केतु में मिलेगा। 9th हाउस को ट्रांजिट कर रहा है। 9th हाउस भाग्य का हाउस है। केतु वहाँ पे ट्रांजिट करके लिमिटेशंस दिखाता है, और लिमिट्स आ रही हैं फैमिली की वजह से। तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि मैं बहुत कुछ प्राप्त कर सकता हूँ, जस्ट द
कर्मास डिड बाय माई फैमिली, मेरे परिवार ने जो कर्म करे हैं वो ही मेरे लिए सही नहीं हुए, उनका ही नेगेटिव इम्पैक्ट मेरे ऊपर आता है। तो अगर आप ऐसे पॉइंट पे हैं वेयर द डिसीजन इज इन योर हैंड वर्सेस योर फैमिलीज हैंड, देन यू शुड अपनी तरफ से ही निर्णयों को लीजिए, डिसीजंस को लीजिए। और 9th हाउस का राहु क्या दिखा सकता है? वेल 9th हाउस का राहु आपको गुरु से एक तरह का चैलेंज लेके आता है। यहाँ एक तरह का चैलेंज ये होता है, या तो आपका गुरु जो है वो आपकी ट्यूनिंग पे चलना स्टार्ट कर दे, आपकी बातों को मानना शुरू कर दे, क्योंकि आप जैसे ही 9वें हाउस में प्रवेश करते हो लाइफ में बहुत ज़्यादा लाइट आ जाती है, पर्सन इनलाइटेंड हो जाता है, पास्ट से आपका कनेक्शन हो जाता है, आप बहुत जब जन्मों से जुड़ जाते हो तो एक तो स्किल आपके पास बहुत ज़्यादा आ जाती है, सेकंड यू बिकम द मास्टर बन जाते हो, आप गुरु बन जाते हो। तो गुरु से अध्यात्म से कनेक्ट होने में ट्रांजिट अच्छा है, लेकिन हाँ अध्यात्म को पर्सन डाउट कर सकता है और उसका डाउट ऐसा होगा यार ये सही है ये नहीं है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल आई थिंक ये ट्रांजिट कूल ट्रांजिट है। केतु का इन्फ्लुएंस हमारी लगन पे आ रहा है, सबसे ज़्यादा जो प्लैनेट आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है ना 2025 में वो केतु है, क्योंकि लगन के साथ त्रिकोण बना के हुए चल रहा है और इसका नेगेटिव साइड और नेगेटिव इम्पैक्ट रिलेशनशिप पे आता है, स्पेशली द सेकंड रिलेशन पे इसका इम्पैक्ट नेगेटिव आएगा, बिकॉज 9th हाउस इज द हाउस फॉर द सेकंड रिलेशंस, या फिर जो स्पिरिचुअल मैरिजेस होती हैं, या फिर जो जुपिटर से आती है ना मैरिजेस, ब्रह्म विवाह, वो 9th हाउस से देखी जाती है। वहाँ केतु का ट्रांजिट होना थोड़ा अच्छा नहीं है। परिवार में तो कोई प्रोग्राम होता हुआ दिखाता है, कोई आप कह सकते हैं स्पिरिचुअल प्रोग्राम जो है वो परिवार में हो सकता है, संस्कारी प्रोग्राम परिवार में हो सकता है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा उनसे ट्यून इन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे सारे एफर्ट ही राहु जैसे हैं। तो राहु जिन भी चीज़ों को इंडिकेट करता है वो अब आपके वर्क लाइफ को प्रभावित करेंगे, आपके एफर्ट्स को प्रभावित करेंगे। जितना आप राहु के साथ होते हो, राहु के उपाय करते हो, आई थिंक उतना ही ज़्यादा मैनिफेस्टेशन इस चार्ट में किया जा सकता है। और अपने आप को कंपेयर करना नहीं करना चाहिए, कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा नहीं तो, क्योंकि केतु जहाँ भी ट्रांजिट करे वहाँ स्कॉर्पियो की एनर्जी होती है। 9th हाउस में स्कॉर्पियो की एनर्जी आ चुकी है और जब स्कॉर्पियो की एनर्जी 9th हाउस में आएगी तो आप अपना भविष्य देखोगे कि भाई एस्ट्रोलॉजी में हो सकता है, अल्ट में हो सकता है, डीप रिसर्च में हो सकता है, किसी नए सब्जेक्ट की लर्निंग में हो सकता है, PhD करने में हो सकता है, PG करने में हो सकता है, ये आपको लगने लगेगा अपने आप। और अगर हमें इनसे मैक्सिमम चाहिए तो जो मैंने आपको शुरू में उपाय बताया था उसको कर लीजिएगा, वो बेस्ट उपाय रहेगा, क्योंकि हमें ये एक्सेस बैलेंस करना होगा। अगर हम बात करें कैप्रिकॉर्न लग्न की, तो ये जो ट्रांजिट है, राहु इज इन द सेकंड हाउस, केतु इज इन द अष्टम, केतु अष्टम में जा रहे हैं और ये नेचुरल अलाइनमेंट है। एक्चुअली राहु सेकंड हाउस में हो, केतु अष्टम भाव में हो, ये बेस्ट अलाइनमेंट होती है। इसकी रिवर्स अलाइनमेंट जो होती है ना कि केतु सेकंड में और राहु अष्टम में, वो बेकार होती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि केतु जहाँ भी ट्रांजिट करेंगे वहाँ स्कॉर्पियो की एनर्जी अपने आप आ जाती है और राहु जहाँ भी ट्रांजिट करेंगे वहाँ टॉरस की एनर्जी आ जाती है। अब आपके सेकंड हाउस में टॉरस की भी एनर्जी है, राहु की भी एनर्जी है और शनि की भी एनर्जी है। इसका एनालिसिस क्या होगा, प्रेडिक्शन का पॉइंट क्या होगा कि सेकंड हाउस जो है वो अर्थ त्रिकोण है। अर्थ मीन्स पैसा, अर्थ मीन्स लाइफ का सिक्योर होना, जॉब का स्टेबल होना, अर्थ मीन्स रिलेशनशिप का स्टेबल होना। वहाँ पे राहु आ गए तो ये चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी। आप स्टेबिलिटी देखोगे अपने रिलेशनशिप में, अपनी मैरिज में, जॉब में, प्रोफेशन में, हर जगह आपको वो स्टेबिलिटी की एनर्जीज चाहिए होंगी कि भाई सब कुछ स्टेबल हो जाए, क्योंकि यहाँ पे टॉरस की एनर्जी आ चुकी है। एक्वेरियस जिनकी भी लगन, कैप्रिकॉर्न जिनकी भी लगन है, वो चाह रहे हैं किसी फैमिली को बनाना, फैमिली बिल्ड करना, अपनी तरफ से कोई नया परिवार जो सेटअप होता है ना, जिसमें आप मैरिज कहते हो, चाइल्ड कहते हो, वो सब कुछ ऊर्जाएं यहाँ पे आ गई हैं। क्योंकि सेकंड हाउस का राहु है, परिवार की तरफ इंक्लाइंड कर देता है, पर्सन इंक्लाइंड हो जाता है टुवर्ड द फैमिली, टुवर्ड द परिवार। और इंक्लाइनमेंट कैसी आती है? वो राहु से प्रभावित आती है। राहु पॉजिटिव साइड में आपको बहुत लोगों से कनेक्ट करा सकता है, नेगेटिव साइड में आपको स्ट्रेस देगा, एंजाइटी देगा। तो इन द मैटर्स ऑफ सेकंड हाउस, पैसा, परिवार, जॉब सिक्योरिटी, वहाँ पे एंजाइटी भी आ सकती है। तो कैसे इसे मैनेज किया जाए? मैनेज करने का बेस्ट से बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? बेस्ट से बेस्ट तरीका है कि आप इसे एक्सेप्ट कर लें कि जहाँ पे भी राहु ट्रांजिट करता है वहाँ टॉरस की एनर्जी होती है, वहाँ अटैचमेंट आता ही आता है। तो हम इन चीज़ों की तरफ अटैच्ड रहेंगे और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जिस भी मैटर के ऊपर बात करें उसमें परिवार को इंक्लूड करें। मुझे जॉब सिक्योरिटी चाहिए फॉर फैमिली, मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए फॉर फैमिली, परिवार के लिए। तब ये जो ट्रांजिट है आपको स्ट्रेस नहीं देगा। तब आप ओवर परफॉर्म भी करोगे, ओवर वर्क भी करोगे तो वो स्ट्रेस आपके पास नहीं आएगी, आपको छू भी नहीं पाएगी। क्या ये ट्रांजिट पॉजिटिव है? बट डेफिनेटली पॉजिटिव है। इन द मैटर्स ऑफ सेकंड हाउस ये बहुत अच्छा है, बिकॉज वहाँ पे ये एक्सपेंशन ला के देता है। अब बात आती है केतु की, कि केतु 8th हाउस में क्या कर रहा है। केतु की नेचुरल अलाइनमेंट ही 8th हाउस है, तो केतु अष्टम भाव में वही करेंगे जो वो नेचुरली करते हैं। क्या करते हैं?
वो रिसर्च करते हैं, चीज़ों में बहुत डीप तक चले जाता है, वो आपको एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट इनकी तरफ इंटरेस्टेड कर देते हैं, वो आपको गहरा ज्ञान प्रदान कर देते हैं। द पॉजिटिव साइड। द नेगेटिव साइड इज़ अष्टम भाव जो है वो आपके इन लॉज का हाउस है, वो आपकी मैरिज सस्टेनेबिलिटी का हाउस है। वहाँ पे केतु जैसे प्लैनेट का होना थोड़ा सा उन चीज़ों में लेट गो के कॉन्सेप्ट को ला देता है या डिटैचमेंट ला देता है। तो इन लॉज हमें थोड़े सीक्रेटिव होते हुए दिखाई देता है जिन लोगों की मैरिज हो गई है, और जो अभी उस दायरे में है, जो अभी हैं उस पॉइंट पे कि मैरिज हो सकती है, वहाँ पे भी इन लॉज सीक्रेटिव होते हुए दिखाई देता है, थोड़े मिस्टिकल दिखाई देते हैं कि समझ नहीं आता कि भाई ये इंसान चल कैसे रहा है, अब इस एनर्जी को बैलेंस कैसे किया जाए। अष्टम भाव माँ काली की ऊर्जाओं को बिलोंग करता है। शाम के टाइम 6 से 8 इस पर्टिकुलर टाइम पे माँ काली का ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने का मतलब है आप जैसे ही थोड़ा सा भी किसी भी इष्ट देव के साथ कनेक्शन बनाते हो, उनके स्वरूप का ध्यान करते हो, उनका मंत्र चैंट करते हो, उनका नाम लेते हो, आप उनसे कनेक्टेड हो जाते हो। तो ये कुछ काम है जो किए जा सकते हैं। और मूल रूप से जो विरोध है ना, वो फादर इन लॉ से या फादर से दिखाई देता है इस एक्सेस की वजह से। एक पर्टिकुलर उपाय करने से ये पूरा एक्सेस आपके अनुकूल हो सकता है, और जो रुका हुआ धन है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में सॉल्यूशंस नहीं हो पा रहे हैं, उनका सॉल्यूशन मिल सकता है। जो पैसा रुक गया था, जो गेन्स रुक गए थे, जिनका आंसर नहीं मिल रहा था, उन समस्याओं का समाधान मिल सकता है। क्योंकि अष्टम भाव का केतु भी एक लिबरेशन देता है, ये होता है प्रैक्टिकल लिबरेशन। भाई आप बंधनों में फंसे हुए, प्रैक्टिकल समस्याएं हैं आपके पास, इमोशनल नहीं है, प्रैक्टिकल है। मेरा पैसा दब गया, पैसा डूब गया, कोई ये लेके भाग गया, कोई वो चीज़ ले गया, उनका समाधान यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे ये ट्रांजिट काफ़ी अच्छा बन सकता है हमारे लिए। उपाय पे आपको ध्यान रखना है, और साइड किसके साथ करना है? राहु के साथ, क्योंकि राहु हमारी लगन के बिल्कुल पास आ गया है। शनि, हमारी लगन का स्वामी शनि, राहु किस राशि में है? शनि की राशि में है। तो आप समझ सकते हैं राहु कितना आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। अगर हम बात करें कुंभ की, कुंभ के लिए जो ट्रांजिट है, लगन में राहु, 7th हाउस में केतु, तो अब आप बताइए कैसा ये ट्रांजिट आपके लिए रहेगा। राहु मीन्स फ्रीडम, केतु मीन्स लिमिटेशंस। 7th हाउस में लिमिटेशंस, लगन में फ्रीडम। पर्सन जो करना चाहे वो कर सकता है विद द हेल्प ऑफ राहु, क्योंकि राहु की हेल्प लोगे तभी कर पाओगे, केतु की हेल्प लोगे लिमिटेशंस आएंगे। कोई मुझसे क्वेश्चन करे कि मैं आध्यात्मिक हो जाऊँ, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, मेडिटेशन, मंत्र चैंटिंग इनमें चला जाऊँ, आई से कि भाई आपके जीवन में लिमिटेशंस आ जाएंगी। आप थोड़ा दबा दबा महसूस करोगे, दबा दबा फील करोगे, आपको लगेगा रुक सा गया है जीवन, एकदम से डिटैच हो जाओगे जीवन से। तो आपको पता होना चाहिए कि किस प्लैनेट के साथ मुझे क्लिक करना है, किस प्लैनेट के साथ मुझे क्लिक करना है। और यहाँ पे हमें क्लिक किसके साथ करना है? राहु के साथ। एट द एंड राहु इज इन द लग्न, सो राहु इज सेटिंग आवर पाथ, वही हमारे जीवन को सेटअप कर रहा है। कैसे सेटअप कर रहा है? एक तो राहु की एनर्जी है, शनि की एनर्जी है, वर्क लाइफ, जॉब लाइफ, प्रोफेशन। 80 to 90% जॉब लाइफ के बारे में हम सोचने वाले हैं, वर्क लाइफ के बारे में सोचने वाले हैं। बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, राहु के साथ चलेंगे। राहु स्किल है, राहु एजुकेशन नहीं है, राहु डिप्लोमाज है, राहु स्किल है। और राहु की स्किल फ्यूचरिस्टिक स्किल्स हैं, जो फ्यूचर में चलेंगी। जो मॉडर्न स्किल्स है ना, वो सब राहु के पास है। तो मॉडर्न स्किल्स, फ्यूचरिस्टिक स्किल्स की तरफ हमें चलना चाहिए। आईटी, सोशल मीडिया, कंप्यूटर साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, इन नई नई चीज़ों की तरफ हमें मूव करना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। यही पर्टिकुलर अलाइनमेंट जो है, ये धर्म का अलाइनमेंट है। और धर्म के हाउस में राहु का आना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पर्सन ले सकता है, धारण कर सकता है। और आपने राहु को धारण करा है, तो राहु को जब आप धारण करते हो, धर्म क्या है? धर्म मीन्स धारण करना, जिसे आप धारण करते हो। क्या धारण करते हो? राहु को धारण करते हो, क्योंकि वो लगन में है, धर्म के त्रिकोण में है। तो राहु को धारण कर लिया है आपने, राहु से सारी समस्याओं के समाधान हो सकता है। राहु थोड़ा डिप्लोमेटिक प्लैनेट है, डिप्लोमेटिक बन के रहिएगा। राहु थोड़ा आप नहीं कहोगे राहु बहुत सीक्रेटिव है, लेकिन हाँ राहु डिप्लोमेटिक है। राहु बातों को घुमाना जानता है, तो वो काम हमें लगन के अंदर करने चाहिए, एज अ पर्सन आपको करने चाहिए। अगर आप सीधा किसी से फ्रंट फेस करते हो किसी को, बहुत अच्छा वो आपके लिए नहीं रहेगा। सो आई थिंक राहु इज़ द प्लैनेट, द फ्यूचरिस्टिक प्लैनेट। राहु इज़ द प्लैनेट कंट्रोलिंग योर आपकी पर्सनालिटी को और आपकी टोन को कंट्रोल कर रहा है। अब बात आती है प्लैनेट केतु की इन द 7th हाउस। 7th हाउस इज द हाउस ऑफ मैरिज, हाउस ऑफ बिजनेस, पार्टनरशिप। पार्टनर के आते ही सेपरेशन की टोन जीवन में आ जाएगी। आई थिंक द बेस्ट कॉल इज इंडिविजुअल कॉल, जिसमें आप इंडिविजुअल हो या फिर किसी कार्मिक रिलेशन में हो। बिकॉज कार्मिक रिलेशन का कॉन्सेप्ट इज दिस अर्धनारीश्वर, 1 बॉडी 2 सोल 1 बॉडी, या 2 बॉडी 1 सोल, आप जैसे भी चाहें उसे समझ लीजिए। बट कॉन्सेप्ट इज कि भाई इसमें कोई डिलेमा नहीं है, डुअल नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। तो यहाँ बेस्ट टू बेस्ट क्या हो सकता है कि ऐसा कोई कनेक्शन जो कि कार्मिक हो और इंटेंस कार्मिक हो, वो कर जाएगा। कोई कनेक्शन कार्मिक नहीं है, उसमें आप ज़्यादा दिमाग लगाओगे, वो फेल करेगा ही करेगा। तो बुद्धि का यूज़ कम करना है, बिकॉज केतु के पास बुद्धि है नहीं।
और कार्मिक इंट्यूशन इन चीज़ों को बहुत यूज़ करोगे तो 7th हाउस वर्कआउट करेगा, जो कि मैरिज का हाउस है। अगर आपको केतु और राहु को बैलेंस करना है, कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे सारी लाइफ जो है सिमट रही है आपके और आपके पर्सन के अराउंड, आपके और आपके स्पाउस के अराउंड, सब कुछ वहीं लिमिट हो रहा है। हम उसके बाहर कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो हमें इसे बैलेंस करना होगा। और इसे बैलेंस करने का बेस्ट टू बेस्ट उपाय क्या हो सकता है? बैलेंस करने का बेस्ट टू बेस्ट उपाय है, केतु को शहद बहुत पसंद है, 7th हाउस के अंदर शहद की ऊर्जा है, मीन्स इवनिंग के टाइम पे शहद का यूज़ करना चाहिए। एंड प्लैनेट राहु इन द लग्न है, उसकी प्रैक्टिकल उपाय होता है, प्रैक्टिकल रेमेडी होती है। राहु भुजबली प्लैनेट है, उसे अपनी भुजाओं की ताकत दिखाना पसंद है, तो राहु के लिए आपको जिम ज्वाइन करनी चाहिए, एक्सरसाइज स्टार्ट करनी चाहिए। ये प्रैक्टिकल रेमेडी है। अब बात आती है स्पिरिचुअल रेमेडी की, आध्यात्मिक बातों की। तो राहु इन द लग्न ब्रह्म ऊर्जाएं, तो ब्रह्म मुहूर्त के समय सुबह के टाइम पे 6, 7, 8 बजे, जब भी आपका टाइम लगता है सुबह का, मॉर्निंग 6 to 8, 8 इज़ द लिमिट, 8 AM, इस पर्टिकुलर टाइम पे हमें राहु के लिए उपाय करने चाहिए। और राहु के उपाय क्या हो सकता है? राहु के उपाय गाइस ऐसे उपाय होते हैं जिसमें आप अपने आप को पास्ट से नहीं फ्यूचर से कनेक्ट कराते हो, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक होने की कोशिश करते हो। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आप कोई भी बुक रीड कर सकते हो, बट ऑन द किंडल या फिर कंप्यूटर या फिर टैबलेट। गैजेट्स का उस समय हमें थोड़ा यूज़ करना चाहिए। एंड स्पिरिचुअल रेमेडी में मैं तो आपसे कहूँगा बेस्ट टू बेस्ट स्पिरिचुअल रेमेडी फॉर राहु इन द लग्न इज़, अगर ये आपको ज़्यादा कंट्रोल करे तो नारियल लीजिए। नारियल लीजिए जो कैसे कहा जाए उस नारियल को, जिसमें हाँ, नारियल को लेना चाहिए जो आप मंदिर में चढ़ाते हो, सिंपल सा इस तरह से समझ लीजिए। उसको आपको बहते हुए पानी में, द फ्लोटिंग रिवर के अंदर बहाना चाहिए। और ऐसा कम से कम 11 टाइम्स तो हम करें, क्योंकि लगन में नंबर 11 है, तो 11 टाइम्स तो ये कम से कम करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम करें तो दी बेस्ट टू बेस्ट रेमेडी है, बिकॉज लगन के अंदर वही ऊर्जाएं प्रवाहित होने लगेंगी। तो ये सिंपल रेमेडीज़ हैं जिनको किया जा सकता है। 7th हाउस के केतु के लिए माँ काली का ध्यान करना चाहिए इन द इवनिंग, वो एक अच्छा उपाय हो जाएगा। और अगर मैरिज में कोई भी समस्या है तो अपने आसपास के किसी भी टेम्पल में कोई भी धागा, कोई भी गंडा हाथ में बंधवा लीजिए। केतु को ये चीज़ें बड़ी पसंद आती हैं, कोई सेंस नहीं है इन चीज़ों का, लेकिन वो पसंद आती हैं, उसको तो आती हैं, अब क्या कर सकते हैं। अगर हम बात करें पाइसेस की, वहाँ क्या हो सकता है? राहु इज ट्रांजिटिंग द 12th हाउस एंड केतु इज ट्रांजिटिंग द 6th हाउस। छठा हाउस प्रारब्ध का, प्रारब्ध हाउस में कार्मिक कटर प्लैनेट केतु इन द 6th हाउस, इट मीन्स कार्मिक कटिंग करेगा और प्रारब्ध को काट देगा। प्रारब्ध क्या होता है? वो कर्मा जो हमें फ्री विल नहीं देते, जो फिक्स है, जैसे कि रिलेशन विद फादर, मदर, नेबर्स, ये सब प्रारब्ध से आता है, ये फिक्स है, इसमें आपके पास फ्री विल नहीं है। कार्मिक कटर वहाँ जाता है, कटिंग करना शुरू कर देता है। जब वो कटिंग करेगा तो कार्मिक कनेक्शंस थोड़े से अनस्टेबल हो जाएंगे, तो थोड़ी लिबरेशन आती हुई दिखाई देती है जीवन के अंदर, फ्रीडम आती हुई दिखाई देती है। इसी को राहु 12th हाउस में इंडिकेट कर रहा है। 12th हाउस अध्यात्म का हाउस है, फ्रीडम का हाउस है। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो एक्सपेंशन लाता है, जहाँ भी जाएगा एक्सपेंशन लाएगा, वो लिमिट मानता ही नहीं है। तो जब ये प्लैनेट एक्सपेंशन लाएगा 12th हाउस में, तो अध्यात्म में एक्सपेंशन आती है, ग्रोथ होती है, एकदम से छलांग लगती है। और जब ये छलांग 12th हाउस के अंदर लगेगी तो आपको हर समस्या का सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको फ्रीडम मिल जाएगी। अब तक जो अध्यात्म आप कर रहे थे उसका मैनिफेस्टेशन या मटेरियल रिजल्ट आपको मिल जाएगा कि भाई ठीक है, इसका इम्पैक्ट, कुछ मटेरियल इम्पैक्ट भी आया, कुछ धन भी मिला, इससे हो सकता है फॉरेन ट्रैवल रह सकती है, एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा रहेंगे इस ट्रांजिट की वजह से। और नेगेटिव साइड ऑफ राहु स्ट्रेस देता है। 12th हाउस में बैठा हुआ राहु योग निद्रा दे सकता है, योग निद्रा दे सकता है, अध्यात्म से आती है, लेकिन आपकी जो जनरल जो होती है स्लीप, उसको डिस्टर्ब कर सकता है, बिकॉज उस प्लैनेट के पास लिमिटेशन है ही नहीं। वो कहता है कि चले चलो चले चलो चले चलो, बस आगे बढ़ो। उसको नहीं पता कहाँ बढ़ना है, लेकिन आगे बढ़ते रहो। तो 12th हाउस का राहु आगे बढ़ाता रहेगा, बार बार खर्चे कराता रहेगा, नई नई चीज़ों को जीवन के अंदर लेके आओगे। मटेरियल वेल्थ बहुत ली जा सकती है यहाँ से। जो स्पिरिचुअल वेल्थ है वो केतु से आती है इन द 6th हाउस, कार्मिक कटर है, कार्मिक कनेक्शंस को थोड़ा अनस्टेबल करता है। इन दोनों का इम्पैक्ट प्रोफेशन पे क्या आता है? 12th हाउस से फॉरेन की सारी ऊर्जाएं निकलती हैं, वहाँ राहु का होना मीन्स अगर धन आपको चाहिए और फ्रीडम चाहिए बिजनेस में, तो वो राहु से आएगी। हो सकता है नया स्टार्टअप या कोई बिजनेस आप डालने जा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कोई मशीनों से लिंक्ड या IT से लिंक्ड कोई भी बिजनेस इस्टेब्लिश करना। केतु इन द 6th हाउस जॉब का हाउस है, छठा हाउस जॉब है, 12th हाउस बिजनेस है, ध्यान रखिएगा। तो जॉब में केतु की ऊर्जा है, जॉब से पर्सन डिटैच सा हो जाएगा, ऐसा है जॉब नहीं करनी यार, ये हो सकता है। और क्या इम्पैक्ट हो सकता है केतु का इन द 6th? कैन से कहीं ना कहीं जॉब से
कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल कर देता है और आपसे कहता है भाई फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम, वही कॉल रखिए अपनी। कार्मिक कनेक्शंस को कम करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो ट्रांजिट है ये जॉब में कोई अप जंप दिखाता है, लेकिन हाँ अगर आप अपनी स्किल्स के मालिक हैं, धुरंधर हैं, तो आप अपनी स्किल्स का यूज़ करके कोई बिजनेस या कोई वर्क नया स्टेबल सेटअप कर सकते हैं। अब बात आती है रिलेशंस की, तो रिलेशंस के लिए 12th हाउस इज़ द बेड प्लेजर, योग निद्रा का हाउस है, वैसे इसे बेड प्लेजर से जोड़ा जाता है। बट 6th हाउस इज़ द कार्मिक रिलेशंस, यहाँ से प्रारब्ध के रिलेशंस आते हैं, उसको केतु अनसेटल कर देता है। मुझे लगता है फ्रीडम ज़्यादा है, मल्टीपल रिलेशंस रह सकते हैं इस पर्टिकुलर ट्रांजिट में। हमें वो जो जुड़ जाना होता है ना कि एक दूसरे को कंट्रोल कर लेना, वो नहीं देखने को मिलेगा, और कोई करेगा तो ये डैमेज खाएगा रिलेशन। एक्सेस बहुत अच्छा एक्सेस है, रिवर्स एक्सेस है, वैसे केतु 12th हाउस में अप्रिशिएटेड होता है, तो रिवर्स एक्सेस है। तो कहीं ना कहीं जीवन ऐसा भी लगेगा कि उल्टा हो गया है, लोग आगे जा रहे हैं मैं पीछे जा रहा हूँ, लोग पीछे जा रहे हैं मैं आगे जा रहा हूँ, ऐसा कुछ हो सकता है। नियर इकोसिस्टम से हम बहुत अपने आप को कंपेयर ना करें और कोशिश करें कि आप अध्यात्म में उपाय के अंदर 12th हाउस और 6th हाउस के लिए अगर मैं किसी एक ही पर्टिकुलर देवता के बारे में आपसे कहूँ तो देव रूप में थिंक बेस्ट टू बेस्ट इज़ हमें लॉर्ड रामा की जितनी हो सके उतनी पूजा पाठ करनी चाहिए, उतना वर्शिप करना चाहिए। और प्रैक्टिकल रेमेडीज़ में 12th हाउस का राहु आपको जो है वो अपने हाउस में अपने बेड का, अपने स्लीपिंग पोस्चर का, अपने बेड का, इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अंततः ये प्लैनेट आपके बेड साइड को प्रभावित करता है। बेड का मतलब होता है जहाँ पे आप रेस्ट करते हो, आपके रेस्टिंग प्लेस का बहुत ध्यान रखना चाहिए। उसको जितना आप सेटल अप रखोगे राहु उतना अच्छा रहेगा। जितना आपकी स्लीप अनसेटल्ड होगी, डिस्टर्ब होगी, उतना राहु डिस्टर्ब होगा। इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप इसे इस तरह से कर सकते हैं। और स्पिरिचुअल रेमेडी में लॉर्ड रामा की नवदा भक्ति जो है ना, उस पर पकड़ आपकी होनी चाहिए। वो जिस पर्सन ने कर ली उसके लिए ये ट्रांजिट इतना अच्छा ट्रांजिट हो जाएगा कि सारी समस्याएं ही जीवन की रुक जाए। तो दिस इज़ फॉर दिस ट्रांजिट गाइज, और कनेक्ट बनाए रखिएगा फॉर मोर, एंड मिलते हैं अगले किसी सेशन में। उसके लिए आप चाहें तो लिंक कमेंट में बता सकते हैं कि क्या सेशन आपको पसंद है।